एक्चुअली जो आपका ये DCS प्रोग्राम रहा है, सो इसमें आपने साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, पाइथन, ऑटोमेशन, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें भूल भी गए होंगे बहुत लोग बट ठीक है, हमने उसको कंप्लीट किया। इशू ये रहा बस इसके साथ कि हमारा ये पहला प्रोग्राम था, तो हमें टाइम लिमिट का ज़्यादा आइडिया लगा नहीं। वैसे भी कुछ डिस्टर्बेंसेस बीच में आ गई थी। बीच में मैं दिल्ली गया था, बीच में कुछ फेस्टिव सीजन्स वगैरह थे, तो उसकी वजह से भी मान लो तो काफ़ी लेट हो गया। 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स तक गया, ठीक है। सो काफ़ी लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेच हो गया। बाकी इसमें किसी की गलती तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ वही है, टाइम मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाया, है ना। तो स्टिल नाउ वी आर एट द एंड, एंड हम आज ख़त्म करेंगे DCS प्रोग्राम हमारा। एंड मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, दैट्स आई वांट टू आस्क, कि ओवरऑल आप सबको DCS प्रोग्राम के अंदर नॉलेज जो मिली है, जो भी नॉलेज मिली, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी की हो, चाहे वो हैकिंग की हो, चाहे वो आपका पाइथन के हो, चाहे किसी भी टॉपिक की हो, आपके लिए क्या रहा उसका लेवल? सैटिस्फैक्टरी था आपके लिए कि नहीं था? मतलब आपके लिए सैटिस्फैक्टरी रहा, मतलब आपको लगा कि हाँ ठीक है, हमें जो नॉलेज मिला वो लाइक सैटिस्फैक्टरी था, या ठीक था, अच्छा था? मतलब ये मैं बस जानना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू नो इट वाज सैटिस्फैक्टरी नॉलेज और नॉट। लाइक आपने काफ़ी अच्छा खासा पैसा स्पेंड किया, अपने पेरेंट्स से लिए होंगे, कुछ लोगों ने खुद से दिए होंगे। 20,000 इज़ वेरी हाई अमाउंट, तो उसके लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक्स मिले, है ना। चलो, काफ़ी आदित्य, नमन, अभिषेक, विकास, पार्थ, अतुल, करण, ठीक है। सो अभी तक तो पॉजिटिव ही आया हुआ है रिस्पॉन्स। अगर आप में से किसी को ऐसा भी हो कि लाइक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर किसी को ऐसा लगा होगा, हमने पूरी कोशिश की है अपने साइड से, पूरी कोशिश की है द बेस्ट आपको देने के लिए, द बेस्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे इस डिप्लोमा ट्रेनिंग में जहाँ पे मैं कंफ्यूज जब हुआ था कुछ टॉपिक्स में, तो मैंने उसके लिए, यू विल नॉट बिलीव कि ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स टॉपिक को पढ़ा था, उसके डीप में जाकर, और तब आपको समझाया था, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो पाए, ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन ना आए। क्योंकि अब यार, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड नोबडी हैज़ द परफेक्ट नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूंगा तो आपको नहीं आएगा, और हो सकता है आप मेरे से पूछ दो तो मेरे को भी ना आए, ऐसा होता है। लाइक हर सेक्शन का हर चीज़ हर किसी के मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर नहीं आ पाती है, हर किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की, लकी ने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आयुष ने आपको अपना पूरा बेस्ट दिया है, एंड आयुष इज हियर ऑल्सो, ठीक है। सो एवरीथिंग वाज जस्ट बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बाकी अगर आपको उस बेस्ट का कुछ 1% 2% भी अगर अच्छा लगा हो, तो वी थिंक कि हमारा सक्सेस रहा सारा चीज़। हालांकि उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स एवरीवन जो अभी आए हैं और जो डिप्लोमा प्रोग्राम में रहे हैं। मैं बस एक ही एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूँ कि आपने लाइव भले अटेंड ना किया हो किसी भी रीजन से, या ऐसे ही ना किया हो, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको सेशन सारे मिले हैं, सो प्लीज़ काइंडली उस सेशंस को रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर अप जरूर कीजिए। इवन अगर आपने अभी तक भी नहीं करा है तो उसको कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इफ़ यू आर स्टिल इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन। अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन मतलब 10 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना, तो 10 महीने में अगर आपने डोमेन चेंज नहीं किया हो, तो प्लीज़ उन रिकॉर्डिंग्स को कवर अप कीजिए, कंप्लीट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको इस डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर इस डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअल में सेटिस्फैक्ट्री आपको लगा, ये डिप्लोमा ट्रेनिंग इसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज मिली हुई है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चीज़ को स्प्रेड भी करें अपने अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, उनको बताएं इस ट्रेनिंग के बारे में, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो इस डोमेन में हैं, उनको भी इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिले, वो भी चीज़ों को सीखें, एंड वो भी चीज़ों को समझें, इस लेवल की नॉलेज लें। बिकॉज एक चीज़ मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ, माई इट्स माई फुल गारंटी, कि आपको इस प्राइस रेंज में जो हमने डिप्लोमा किया हुआ है ना, आपको इतने सारे टॉपिक्स इस लेवल के और इतने डीप जाके ना नहीं मिलने वाले हैं, गारंटीड नहीं मिलने वाले हैं।
अभी आपको पता शायद कुछ लोगों को पता होगा कि हमारा एक रेड हैट का भी ट्रेनिंग चल रहा है, पैरेलल चल रहा है. दैट रेड हैट ट्रेनिंग इज ऑन गोइंग एंड इट इज टेकन बाय सचिन. सो उस ट्रेनिंग की हमने फी रखी थी सिर्फ 3500. कुछ तो 3000 में भी आए हुए हैं. तो 3500 में हम पूरी रेड हैट को इस लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन क्रैक द RHCSA एग्जामिनेशन. RHCSA ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, आप सबको पता होगा मे बी. तो उनके स्टूडेंट से भी आप लाइक यू कैन आस्क कि व्हाट इज द लेवल ऑफ लाइक टीचिंग इन दैट थिंग. जो बेसिक पूरे कंसेप्ट घुस घुस के चीज़ों को सीखना पढ़ना, ये हमारा मेन मोटिव रहता है. हर जगह हर हर ट्रेनिंग में हर सेशंस में हर में हम यही ट्राई करते हैं हम लोग. ठीक है. सो कोई बात नहीं, चलो अगर आपको अच्छा लगा बस इसी में हम खुश हैं, इसी में हमारी हैप्पीनेस है. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक लाइक जो हमारे ट्रेनर हैं, आपके आपके ट्रेनर रहे हुए हैं लकी एंड आयुष फॉर देयर पार्ट लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए लकी एंड आयुष फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग. दे हैव डन मतलब ट्रेमेंडस जॉब ऑन देयर पार्ट्स. जो भी किया उन्होंने एकदम डीप पढ़ाया, आपको डीप समझाया, सारी चीज़ें आपको कराई. सो एक थैंक यू उनके उनको भी बाय मी एंड बाय योर बिहाफ, मतलब आपके बिहाफ में भी मैं बोलता हूँ. ठीक है, सारी चीज़ें. सो दे आर ऑल्सो वेरी मच एक्सपर्ट इन देयर टॉपिक्स एंड ऑल. तो मे बी चलो अच्छा लगा होगा आपको मे बी. सो या यू ऑल शुड से थैंक यू टू लकी एंड आयुष टू, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया अपना, काफ़ी बेस्ट दिया अपना, आपको समझाने की बताने की कोशिश करी है. राइट. चलो, तो ये चीज़ें तो हो गई. नाउ द थिंग इज़ गाइज कि आपसे मैं एक चीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा. अगर आपको वो रिक्वेस्ट फुलफिल करनी होगी तो कीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा. इसमें कोई फोर्स नहीं है आपके लिए. आई वुड वांट टू आई वुड आस्क फॉर अ रिव्यू वीडियो फ्रॉम एवरीवन. मैं सबसे एक रिव्यू वीडियो मांगूंगा. पहले भी मांगा था बट बहुत कम लोगों ने भेजा था, 4-5 लोगों ने भेजा था. बट अगर आप में से जो भी रिव्यू वीडियो सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट मोबाइल से सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके अबाउट DCS प्रोग्राम, तो प्लीज़ ज़रूर सेंड कीजिएगा. एंड आपको मैं बता देता हूँ क्यों मांग रहा हूँ. ऑब्वियसली वो मैं कहीं कहीं पोस्ट करूँगा प्रमोशंस के लिए, लोगों को बताने के लिए. लाइक एक्चुअल रिव्यू आपका होगा, जो आपका एक्चुअल होगा वही रिव्यू आप दीजिएगा. वही एक्चुअल रिव्यू हम लोगों को दिखाएंगे एंड एक्चुअली उनको बताएंगे कि देखो हाँ एक्चुअल में कुछ है अगर डिप्लोमा में, तो हम डिजर्व करते हैं उसको चारों तरफ स्प्रेड करना. दैट्स इट. ओके. नेक्स्ट थिंग इज कि आपसे एक और रिक्वेस्ट आपसे है, ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स तो मिली है डिप्लोमा की, राइट? आप सबको रिकॉर्डिंग्स मिल गई है डिप्लोमा की. सो एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट शेयर द रिकॉर्डिंग्स विथ एनीवन. क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट फैक्टर के साथ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए, डायरेक्ट एक्सेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस आपको दिया हुआ है आप लोगों को रिकॉर्डिंग. तो मतलब टेरा बॉक्स से यू कैन ऑल्सो डाउनलोड भी कर सकते थे, सारा कुछ था. सो रिक्वेस्ट यही है कि आप में से मैं बिलीव करता हूँ आप में से कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा इमेच्योर नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं है कोई भी यहाँ पे जो ये काम करेंगे लीकेज का एंड ऑल. बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा. एटलीस्ट मेरे लिए मत कीजिएगा, एटलीस्ट मतलब आपने जो सियाही पढ़ा है उसके लिए भी मत कीजिएगा. तो ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट एंड हेल्प होगी आपके साइड से. ठीक है, दैट्स इट. अगर आपने कुछ भी सीखा है हमसे, कुछ भी चीज़ें आपने नॉलेज गेन की है, एक रत्ती भी 1% भी, तो एटलीस्ट उसके लिए भी लीक मत करना. ठीक है, दैट्स इट. इसके लिए पहले से ही मैं थैंक्स बोल रहा हूँ. अगर आप नहीं लीक करते हैं तो अच्छी बात है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, वन मोर अनाउंसमेंट इज, आप में से जस्ट वेट थोड़ा, आप लोग एक बार सुन लीजिए प्लीज़. आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी करेंटली इस बैच में, ठीक है, इस बैच में आप में से अगर किसी को लगता है, किसी के भी लगता है कि उसका कुछ सेक्शन, कुछ पार्ट लाइव ट्रेनिंग में दोबारा करना चाहिए, दोबारा उसको आना चाहिए, तो वो नेक्स्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग में आ सकता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसका कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, एक पैसा भी आपको उसका चार्ज नहीं देना है. आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर कोई नहीं आ पाएंगे. ठीक है, हर कोई नहीं आ पाएंगे. ठीक है, जो एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं, फेस करते हैं, मुझे पता है किसका क्या है, तो प्लीज़ वही आइएगा. क्योंकि अब सारे के सारे आ जाएंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना.
तो वही लोग आ पाइएगा, आपके लिए फ्री होगा। नेक्स्ट डिप्लोमा फ़ी आपका कम ही रहेगा, इससे कम रहेगा, अभी वाले से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अभी वाला भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। तो मैं रखूँगा तो इतना ही, बट उसको मैं ऑफ़र के थ्रू करके कम कर दूंगा सबके लिए, ठीक है। या चलो, बस यही है, बस यही सारी बातें थी, यही रिक्वेस्ट थी, ठीक है। आप में से अगर किसी को कुछ बोलना है, यू कैन से टू एवरी वन, टू मी, टू एवरी, जिसको भी बोलना है कुछ भी, अगर एनीथिंग यू वांट टू से, यू कैन स्पीक। किसी को कुछ भी बोलना हो, कोई भी जो यहाँ प्रेजेंट है उसमें से किसी को कुछ भी, किसी से भी बोलना हो, यू कैन सर जस्ट मीटअप कब हो रहा है? स्विच ऑन द, क्या क्या मोहित? मीटअप कब कर रहे हो? मीटअप होगा। मीटअप मतलब दिल्ली में ही मैंने सोचा हुआ है। मैंने अविलास से भी बात की हुई थी। आई थिंक अविलास भी दिल्ली में ही है, एंड एक और बंदा है आनंद, उस वो भी दिल्ली में है। तुम हरियाणा में हो, पास में ही हो, तो वो कर जी सर। सकते हैं। तो हाँ, अभिषेक भी है, तो दिल्ली थोड़ा सा सेंटर पॉइंट मुझे लगता है। तो मैंने सोचा है मई फर्स्ट वीक में अपन करने का मीटअप दिल्ली में। मई फर्स्ट वीक में, ओके ओके मई फर्स्ट ओके। वीक में आई विल गो टू दिल्ली। तो अगर जैसे मैं, अगर क्या, मैं दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा, श्योर है ये। तो मैं दिल्ली जब जाऊंगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोगों को चारों तरफ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो आप लोग जहाँ भी देखना, मैं आपको डेट टाइम्स बता दूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा, दिन का टाइम ही होगा, ताकि कोई अगर आ रहा है तो वहाँ से फिर जाना हो तो जा सके, ऐसा कुछ हो या जैसा भी हो, तो वो चीज़ें हो पाए, ठीक है। तो जितने भी लोग होंगे, 2 3 4 5 मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, नॉट एन इशू। और सचिन को कुछ बोलना था शायद, सचिन। हेलो हाय, गुड इवनिंग। मेरी गुड आवाज़ आ रही इवनिंग। है सर? आ रही है, आ रही है। मैं सब 2 मिनट लूँगा सभी की। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। अभी मैं DCS भी इनरोल किया हुआ मैं और ही ट्रेन मैंने, दूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, और जैसे कि एक, सभी ने सुना होगा कि एक NW किंग करके होती है, ठीक है, कंपनी भी है, वो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। अब उसकी फीस क्या है कि शायद 80,000 प्लस है, और हमारी फीस जो इस कोर्स की थी 20 प्लस है। तो मैंने उनके साथ भी पैरेलली कोर्स किए हुए हैं। तो मेरे कुछ कलीग हैं आपकी तरह, उसमें भी क्या है कि 10-15 कलीग है। तो मैंने जब उनके साथ मैंने अटैच किया था और यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो आपको इतना डिफरेंस मिलेगा कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या है ना कि जो वो करवाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बोलते हैं कि जिनको प्रोफेशनल की तरह करवाते हैं, ठीक है, एक्चुअली उनकी बात समझता हूँ। टेक्निक है, सीधा क्या करेंगे, मशीन ओपन किया और आपको टूल यूज करके दिखा देते हैं। इवन उनके जो स्टूडेंट्स कलीग हैं, वो मुझसे ही पूछते हैं। उन्हें इवन ये तक नहीं पता कि जैसे कि सर ने शुरू से लास्ट तक बताया कि 3 वे हैंडशेक होता क्या एक्चुअल में, इन्होंने इतना डीप में बताया है। DNS कैसे काम करता है, किस टाइप से अटैक आप सिनेरियो बेस पे परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है। और इतना डिटेल में हर चीज के बारे में कोई भी नहीं बताता। इवन क्या है कि किसी को समझ में भी नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, किसी को डाउट आता है तो वो पूछते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जस्ट एक छोटा सा बता दिया कि हाँ, एक क्लाइंट से सिंक पैकेट गया, TCP/IP गया, ये भी छोटा सा, थोड़ा सी बिल्कुल मिनिमम डिस्कशन करके फटाफट फिनिश कर देते हैं, भले ही किसी को समझ में आए या ना आए, ऐसे रहता है। और इवन क्या है कि उनके मैक्सिमम क्या 15 में से एक तो मैं हो गया, 14 और हैं, सभी के सभी उनमें से एक है स्मार्ट है, जिनको क्या कि जो इंडस्ट्री पे काम करता है उसको छोड़ के बाकी बाकी के 13 सारे मुझसे ही पूछते हैं। और जब मैं बताता हूँ कि वो मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से किया, मैं एक्चुअली हमारे भी एक सर हैं, हमारे गुरुजी हैं, तो मैंने उनसे ही सीखा है, ठीक है, सब कुछ। और वे अभी भी इस तरह की ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। तो मैं एक चीज गाइड करूंगा, देखो, सबको ये चीज बताइए। और मैं अपना रिव्यू वीडियो, मैं आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं अपना फेस तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, शायद 5 to 10 मिनट का रहेगा, जहां तक है मैं सारी चीज बताऊंगा। तो उसमें क्या मैं यही बताऊंगा कि आप लोग ये चीज बताइए, ठीक है, आपको पेमेंट करना है, कहीं पर ट्रेनिंग लो, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग लो, बट उससे पहले आपका एक बेस होना चाहिए। और वो बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका बेस नहीं होगा, तब तक आपका उस 1 लाख रुपए ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो बेस यहाँ बनाया गया है, वो बेस 1 लाख रुपए में जाके नहीं बनता। उनके बग बाउंटी की वीडियो अगर देखोगे ना, वो इतना बताता है कि हाँ, जावास्क्रिप्ट थोड़ी हल्की सी खासी काम की, बस उसका बेसिक अटैक वेक्टर बिल्कुल बेसिक है। हमारी तरह नहीं है कि डीप रिकॉन जाके और इतना ज्यादा डिटेल में करके, नहीं है। क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा टाइम लिमिटेड में कवर करते हैं। तो मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि
DCS की अगर ट्रेनिंग लेने के बाद नहीं आपको इतना बेसिक फंडामेंटल इतना क्लियर हो जाएगा ना, अगर आप 1 से 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग अगर कहीं से लेने की कोशिश भी कर रहे हो ना, जिसके पास पैसे है लो, लेकिन जब वहां आपके जो डाउट्स आएंगे ना सामने वाले के, मैं बता रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्टर होता है पढ़ाने प्रोफेशनल, उसको भी इंटरेस्ट आता और उसको अजीब लगता कि यार इसको इतना क्लियर कैसे है। उसके बाद पूछता ना वो खुद कंफ्यूज हो जाता बताने के लिए, अच्छा इस लेवल का मुझे अब डिलीवर करना है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ओके, चलो थैंक यू सचिन। आप लोगों को जो भी बातें अभी सचिन ने बोली है, आई थिंक आई अग्री टू। कोई और है जो बोलना चाहता हो, कुछ भी बोलना चाहता है? एनीवन वांट्स टू पुट देयर पॉइंट? आदित्य सिंह दिवाकर, यस आदित्य प्लीज बताइए। सर मैं ये कोर्स का रिव्यू देना चाहूँगा। हाँ आदित्य बताओ। सर जब मैं EHMT से निकला था तो मेरे को उतना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला था सर, बट मैं जब इस कोर्स में आया तो मैं एकदम बिगिनर था सर। अभी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं ये कोर्स को बहुत अच्छे से सीखा सर, और बहुत कुछ सीखता रहा हूँ सर। और मैं ये बोलूँगा कि आपने बहुत अपना 100% दिया, आयुष सर ने बहुत 100% दिया, लक्की सर ने अपना 100% दिया। पर मैं कुछ कुछ क्लासेस ज्वाइन कर पाया, नहीं कर पाया सर, बट बहुत कुछ सीखने को मिला सर। मैं अभी भी सीखता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आदित्य। पहले अच्छा ये बताओ, तुम क्लासेस ज़्यादा अटेंड तो नहीं किए हो, इसका कुछ प्रॉपर रीज़न था क्या कुछ आदित्य लाइव ना आने का? यस सर, मेरे सर मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, मेरा अच्छा एंड अच्छा सेम भी चलते रहता है सर, अच्छा और अच्छा वो भी। अच्छा ठीक है, तुमने लाइव तो अटेंड नहीं किया। चलो तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइव नहीं किया। ये बताओ, मैं लाइव, तुमने रिकॉर्डिंग्स से कवर किए? रिकॉर्डिंग्स देखते हो? यस सर रिकॉर्डिंग्स में देखता सर। मैंने यानी रिकॉर्डिंग्स कम किया, मैंने लाइव क्लास बहुत सर आधे से ज्यादा हाँ अटेंड भी हाँ किया हाँ हाँ नेटवर्किंग हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा। चलो बढ़िया। अभिषेक, यू वांट टू से समथिंग? अभिषेक सिंह। यस सर, आई वांट टू से दैट हाँ कि एक्चुअली अगर आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज में भी स्पेशलाइजेशन लेते हो साइबर सिक्योरिटी का या किसी भी कोर्स का, साइबर सिक्योरिटी जनरली या नेटवर्किंग, तो वो भी इतना डीप में नहीं बताते। वो जस्ट ऊपर ऊपर से थ्योरी रटा देंगे तुम्हें और लाइक कि हाँ बस हो गया। तो आइए, मेरा यही कहना है कि अगर जो भी बंदा आगे जो बेसिक शुरू से और एकदम एडवांस लेवल तक जाना चाहता है तो वो सर के कोर्स के साथ जा सकता है। चलो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर द रिव्यू, थैंक यू फॉर द रिव्यू आदित्य। अभिलाष को भी कुछ बोलना है, प्लीज़ अभिलाष बोलिए। हाय भैया, मैं एक्चुअली आपके लिए अपना जो है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो है मेरे को हमेशा अपॉर्चुनिटी दी। इस बार मैं उसका फायदा नहीं उठा पाया, वो अलग बात है, बट अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपने जितनी भी मेरी हेल्प की है उसका मैं ट्राई करूंगा कि मैं मेक द मोस्ट आउट ऑफ करूँ उसका, सारी नॉलेज जो आपने मेरे को दी उसका चलो यूज अगर करूँ। तुम सो फ्री थैंक यू हो, सो मच। थैंक यू अभिलाष फॉर सच अ वंडरफुल लाइक वर्ड्स एंड वेलकम। एंड अगर तुम फ्री अब हो चुके हो तो यू आर ऑल्सो लाइक इन द नेक्स्ट डिप्लोमा, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उसका फिर मैं नहीं लूँगा। तो तुम नेक्स्ट डिप्लोमा में भी हो इन, अगर आना चाहो तो आ सकते हो। जो जो चीज़ें छूटी है उसको कंटिन्यू करना, एंड चीज़ें जो भी मतलब चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो और कोई? थैंक यू सो मच भैया। या और कोई, एनीवन? विकास कुमार दोरा प्लीज़ बताइए। सर पहले तो मिस करेंगे आपको बहुत सर। चलो सर ये कोर्स बहुत ही अच्छा था सर। हम्म। आज तक जितने भी जहाँ पर भी कोचिंग किया, बहुत ही ये उससे बहुत ही बेहतरीन है सर। चलो अच्छा है। बाकी खुद को धोखा दे दिए कभी क्लासेस में, क्लासेस किए लेकिन उसको उसका जो होमवर्क है वो नहीं किए सर, इसका अफसोस रह जाएगा। बाकी सब बढ़िया था सर। चलो थैंक यू विकास, थैंक यू सर, लव यू सर। लव यू टू ब्रदर। और कोई, एनीवन एल्स गाइस? अच्छा आप में से सारे इंडिया से ही है ना? कोई बाहर मतलब ऐसे पास के कोई कंट्री से तो नहीं है ना? नेपाल या फिर ऐसे कोई? सब इंडिया से ही है ना? हाँ ठीक है। नहीं एक सेशन में शायद नेपाल से था कोई लाइव में, पता है मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक सो। ठीक है, एनीवन एल्स हु वांट टू से समथिंग? यस लकी, लकी बोलिए। कैसे सर आप? बढ़िया बढ़िया लकी। ऐसे तो सब कुछ बोल दिया इन लोगों ने। अच्छा, आपको याद है मेरा जब पहली बार कमेंट आया था आपके पास यूट्यूब की वीडियो में? हाँ याद है याद है। तब आपने तब सोचा था कि कहाँ से आप कहाँ लेकर के जाओगे, राइट राइट है ना? राइट। इस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो लग ही रहा होगा, और मेरे को भी लग रहा है साथ में, बहुत क्योंकि आपकी जर्नी साथ साथ मैं भी था।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको वहाँ यूट्यूब के चैनल से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते हुए देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग काफी अच्छे थे, मतलब कुछ जितने भी थे 14-17 जितने भी अटेंड किया करते थे। थैंक यू। और नेक्स्ट जो भी बैच होगा उसको भी उसमें भी मिलूंगा मैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच लकी, एंड लकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट डिप्लोमा ऑल्सो, वो उसमें भी आएंगे। एंड नेक्स्ट थैंक यू टू हिम ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द वेरी ही इज़ फ्रॉम विद मी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, काफ़ी पहले से है वो। लाइक ये बैच उच का तो बाद में हुआ था ऐसे करके, स्टार्टिंग से जब ही वॉज लाइक राइटिंग ऑल्सो, मतलब ऑन द वेबसाइट पे आर्टिकल्स भी लिखता था आर्टिकल लकी। अभी तो उसके पास थोड़ा टाइम इशू हो जाता है, लेकिन आर्टिकल्स वगैरह लिखता था काफ़ी कुछ, तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ लाइक उसके पास भी काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी डीप नॉलेज है अगर कुछ टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो। मैं ना सर बहुत छोटा था जब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे इस पता है। टाइम पे मैं 20 साल का होने वाला हूँ मैं। हाँ मुझे पता है उस टाइम का मुझे मतलब उस टाइम में मेरा भी कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं गाइस, खास कुछ ऐसा स्प्रेड हुआ नहीं था। ही वॉज राइटिंग ऑन वेबसाइट, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मतलब मैं कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करता था लकी के साइड, लेकिन वो हाँ बहुत ही लोअर मतलब एक था, जैसे क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो चीज़ें धीरे धीरे होती गई ऐसे करके, फिर अभी चीज़ें मेरे हम्म मेरे अंकल जी हैं, हम्म तो आज मतलब मैं मतलब ईच सेशन का वो लेवल अप वाले जिसमें दूसरी कंपनी में ज्वाइन हूँ, वो लोग दे देते हैं मेरे को अच्छा खासा 400-800 रुपये जो भी है एक सेशन का। पर वो मेरे चाचा मेरे ये बोलते हैं कि जो तेरे को वो 300-100 रुपये आया करते थे ना शुरुआत में, उनको मत बोलिए, क्योंकि वो जो थी ना वो तेरी बीवी थी। राइट राइट। तो हाँ राइट, वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, अब जो चाचा हो गए हैं, पापा हो गए हैं, ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो ये लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं, अच्छी बात है। रूट्स को तो कभी हम खुद नहीं भूलते हैं, मैं भी कभी रूट को नहीं भूला, मैं कभी भी अपने रूट को नहीं भूला, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी टीचर हो मेरे साथ का, मेरे लिए मतलब मेरे लाइफ में, या कोई साथी हो, कोई दोस्त हो जो जिसने मुझे कुछ सिखाया है, कुछ भी, मेरे दोस्त ने भी सिखाया है, मेरे टीचर ने भी सिखाया है। सो आई डोंट फॉरगेट दोज पीपल स्पेशली, चाहे वो अभी किसी भी लेवल पे हो या मैं किसी भी लेवल पे हूँ, इवन अगर वो किसी रीजन से मेरे नीचे भी हैं तो भी आई डोंट फॉरगेट, तभी मैं उनको ऊपर ही मानता हूँ, क्योंकि ऐसा ही है, ऐसा ही सिखाया जाता है हमें, है ना। चलो सो अच्छा लगा आप लोगों की सारी बातें सुन के, एंड हार्दिक ऑल्सो देयर। हार्दिक वांट टू से समथिंग, प्लीज स्पीक, बताइए हार्दिक। आदित्य पटना, हार्दिक कुछ बोलना है? अच्छा माइक का इशू हो गया, चलो कोई बात नहीं, माइक इशू सही हुआ तो हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है ना। चलो तो सो गाइस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप में से जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो कॉलेज के स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू बी अ कैंपस एम्बेसडर फॉर आवर नेक्स्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग, देन आप श्योरली हो सकते हैं, बन सकते हैं। उसके पर्क्स भी हम डिसाइड कर लेंगे, हम बात कर लेंगे पर्सनली, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट पता है कि कौन कॉलेज में है या क्या है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं लाइक कैंपस एम्बेसडर का क्या रोल है, किस तरीके से है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑन मतलब जैसे प्रोफेशनली होता है वैसे ही करेंगे। ठीक है, एंड चलो अच्छा है, 30 लोग 29 लोग आए हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोग मतलब जिनको नहीं आना था, मतलब जो नहीं आते थे वो भी आए हैं, अच्छा लगा, बट स्टिल काफ़ी लोग नहीं आए हैं, मतलब स्टिल काफ़ी लोग नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट आधी बैच नहीं आई है, इतने बोलने के बाद भी, लास्ट सेशन बोलने के बाद भी नहीं आए वो लोग, संडे होने के बाद भी नहीं आए, तो अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इट वॉज ऑल गुड, ठीक है। सर जो रुद्र प्रताप है उनके वहां पर कुछ दंगे चल रहे हैं, तो नेट इश्यू है उसका, तो नहीं आया पाया वो। रुद्र, हाँ हाँ रुद्र प्रताप दल ठीक है ठीक है कॉल ठीक किया है। था आपको। हाँ कॉल मेरे पास उसका 2-3 आया हुआ है, बट मैं बात नहीं किया था उससे। हाँ, हाँ वो दंगे चल रहे हैं संबलपुर में, तो नहीं बंद है उसका। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर कोई ब्लू टीमिंग पे भी निकाल दो कोर्स, क्या ब्लू टीमिंग पे भी निकाल दो कोर्स। ब्लू टीमिंग का कोर्स तुम कराओगे?
लकी सर है सर। लकी सर मेरे को रेड टीमिंग से ब्लू टीमिंग पे ले आए। तो लकी तो नहीं कराएगा ना, लकी तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हाँ नेक्स्ट हाँ हाँ। डिप्लोमा में भी इन्वॉल्व होगा, तो बहुत जगह बहुत वही। ज़्यादा इन्वॉल्व, और फिर वीक डेज में ना मालवेयर का दिक्कत। करवा सकता हूँ सर मैं, बस वही फिर डिजिटल मेरी मशीन फॉरेंसिक की कर दे सीन भैया। होगा। हाँ नहीं देखो, वही वही बात है ना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, हाँ डिजिटल फॉरेंसिक का भी मैंने वो तो तुम्हारे लिए मैंने सोच लिया है, वो उसमें कुछ नहीं है। देखो मैंने मैंने हमेशा ये चीज़ देखा है, मैंने हमेशा उन स्टूडेंट्स का साथ ज़रूर दिया है या उनके साथ ज़रूर काम करना चाहा है जो एक्चुअली स्किल सेट्स जिनके अंदर एक्चुअली है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, लकी हो, हार्दिक हो, यश, आयुष हो, या सचिन हो, या अभी मोहित हो, या ऐसे नमन भी अगर चाहे, आज़ाद हैं, ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स जिनके अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। सो आई हैव नेवर डिनाइड एनीथिंग फॉर देम। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ चाहता है, कुछ भी प्लान है आपके, तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए मेरे से आके, मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैसेज करूँ ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ बट फिर मैं भूल जाता हूँ, कुछ ऐसा होता है। आप मैसेज कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करता हूँ मैसेज को, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है बट करूँगा ज़रूर, ठीक है। आपसे उस पर डिस्कशन करूँगा, और सब कुछ सेटअप सब कुछ बढ़िया रहा तो उसको आगे लेके भी जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और अभिलाष इज़ डूइंग CHFI, तो वही CHFI जो आपको पता ही होगा, CHFI सर्टिफिकेशन जो होती है, तो CHFI ही इज़ डूइंग। तो ऑब्वियसली CHFI जब वो कर रहा है, तो जैसे उसका CHFI कंप्लीट होता है, वी विल गो फॉर द फॉरेंसिक ट्रेनिंग एंड ऑल, तो हम उसके लिए भी जाएंगे। तो आपका जो भी प्लान हो प्लीज़ डिस्कस विथ मी, वी विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। नई बात एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था डिप्लोमा में एक चीज़ हम करने वाले हैं, करियर वाली, करियर गाइडेंस वाली चीज़, ठीक है। मैंने वो जी चीज़ आपको बताई थी, वो चीज़ें सब पे अप्लाई तो नहीं हो सकती हैं, जो लोग बिल्कुल एब्सेंट रहे हुए हैं लाइव ट्रेनिंग में उनके साथ अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उनका स्किल सेट्स अभी क्या है, क्या है, उन्होंने सीखा क्या, जानते हैं। बाकी जो रेगुलर रहे हुए हैं, जो प्रेजेंट रहे हुए हैं, वी विल बी इन टच, एंड मैं आप लोगों को पर्सनली हैंडल करूँगा इन इस चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक आई विल बी सेंडिंग कि आपको कहाँ क्या किस तरीके से करना है, जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। देखो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। मार्केट में अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि फटाक से तुमको जॉब मिल जाएगी, या फटाक से एज अ फ्रेशर तुमको कहीं पे नौकरी मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तुम किसी अच्छे खासे कॉलेज से हो जहाँ प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, तब तो तुम्हें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ प्लेसमेंट्स अच्छी होती हो, लाइक फ्रीक्वेंटली प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट्स वाले कॉलेज के हो तब भी दिक्कत होगी, और लो प्लेसमेंट कॉलेज से हो तब तो फिर तुमको कोई प्लेसमेंट दिला भी नहीं सकता, ऐसे जनरली नहीं दिला सकता। दूसरी चीज़ एक आती है, स्किल्स की बात आती है, कि किसी भी तरह के कॉलेज में हो, स्किल्स काफ़ी तगड़े हैं, फिर भी एज अ फ्रेशर थोड़ी दिक्कत होती है कई लोगों को। और अगर स्किल्स अच्छे हैं तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को अगर तुम थोड़ा सा लाइक लेके चलते हो, अच्छे से उनको फॉलो करते हो, तो चांसेस आर देयर टू यू विल गेट प्लेस्ड, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लेसमेंट्स करवाते हैं, लाइक कुछ अमाउंट पैसे वैसे लेके ऐसा करते, तो ऐसा काम हम तो नहीं करते हैं, ना ही ऐसा काम हम करना चाहेंगे कि पैसे ले लो और प्लेसमेंट करवाओ। फिर वैसे लोगों को क्या होता है, आपसे पैसे लेंगे कि आपको कुछ ऐसा लाइक गारंटी देंगे कि हाँ प्लेसमेंट हो कराएंगे हम, आपका प्लेसमेंट करा भी देंगे, आपसे पैसे ले भी लेंगे, सैलरी ले लेंगे, ऐसा कुछ, और 2-3 महीने बाद आपको वहाँ से उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जाता है। ऐसे फ्रॉड से बच के रहिएगा बिल्कुल भी। ऐसा कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है, कोई ऐसे कुछ बोलता है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं 2 मिनट में, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, एक्चुअल में बता दूंगा कि आपको उसके साथ जाना चाहिए, फ्रॉड है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना कनेक्शन थोड़ा बहुत है मेरा भी कि इधर उधर की कॉर्पोरेट में, कि हाँ पता चल जाएगा कि वो बंदा एक्चुअल में सही है कि नहीं, उस कंपनी में एक्चुअल में है कि नहीं ऐसी रिक्वायरमेंट, अगर है तो सही में वो बंदा करा रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो लीड्स एंड रेफरल्स की बात होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरल स्कीम से भी थोड़ा बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा धांधली होती है। तो वी विल बी इन टच, एंड हम सारी चीज़ों को करेंगे, देखेंगे। ऑब्वियसली जो फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेसमेंट्स लेने की, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले की तो खैर कोई चांस ही नहीं है, कंपनीज डिनाई कर देती है, डायरेक्टली डिनाई कर देती है। आप लोग फ्रीलांसिंग तो कर सकते हैं, इंडिया US कहीं पे भी, कहीं के लिए कंपनी के लिए कर सकते हैं। आपकी वो तो फिर सारे स्किल्स पे आपके पास कितने स्किल्स हैं ऑल, ये चीज़ें, ठीक है ना। तो उसके लिए हम करेंगे काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लोमा खत्म हो रहा है बट कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है, वो वी विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट, ठीक है, स्टिल आफ्टर द डिप्लोमा कोर्स। ओके, दैट्स इट। चलिए, तो हो गया अभी सारा ख़त्म। अब एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सब ने मेरे को तो देखा है, हर जगह देखा हुआ है ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी
बट मैंने आपको तो नहीं देखा है, आप में से किसी को भी, कुछ लोगों को छोड़ के मैंने बाकी लोगों को नहीं देखा हुआ है कि लाइक थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना कि फेस दिखना, फेस तो दिखे भाई कौन है सामने, अब पीछे जो है उसके नाम जो है, उसके नाम के पीछे कैसा चेहरा है, कौन सा चेहरा है, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कोई जो कंफर्टेबल है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, तो यू कैन स्विच ऑन द वीडियो फॉर जस्ट सम टाइम, मतलब ये कुछ सेकंड के लिए, 30-40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख लूँ कि आप भाई कैमरे के पीछे है कौन एक्चुअली, यानी कि नाम के पीछे कौन है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, दैट्स इट। जो नहीं करना चाहते हैं दैट्स टोटली ओके, जो कर सकते हैं तो प्लीज़ स्विच ऑन द वीडियो। दैट इज यश। यश को तो मैंने यश को शायद पहले भी देखा है, शायद, हाँ देखा हुआ है। ओके, अभिषेक सिंह, अभिषेक को तो मैंने देखा हुआ है। विकास कुमार दोहरा, ओके ग्रेट, हाय विकास। ऋषि, हाय ऋषि। हाँ ओके, राजकुमार, ऋषि को भी शायद मैंने देखा हुआ आई थिंक। आदित्य सिंह दिवाकर इज देयर, करण शर्मा इज देयर, सयान ठीक है, अभिषेक नागर इज देयर, एंड विवेक दास इज देयर, लकी भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, लकी भाई अभिलाष इज देयर, अभिलाष को भी मैंने देखा है। ओके, झील इज देयर, झील को मैंने वैसे मतलब फोटो में देखा। ये देखो लकी, ये लकी तो दाढ़ी वाला हो गया, पहले इसकी दाढ़ी वाड़ी नहीं थे, बियर्ड्स तो थे ही नहीं, ये बियर्ड्स वाला हो गया लकी। लकी सर पूरा फेस आने दो। लकी सर पूरा देखो, दिखाओ सर, ये नहीं अब चलेगा सर, हम आपके लिए बैठे हैं, लकी सर प्लीज, बिग फैन सर। अभी देखो मैं इसको तब से देख रहा हूँ जब से ये इसके बियर्ड्स तो बिल्कुल नहीं थे। मैं बताता रहा, सिर्फ 20 साल को होने वाला बिल्कुल हूँ। क्लीन था। आप मेरे को देखा ना, जब मैं 13 साल का था। हाँ वही बोलो ना, बिल्कुल क्लीन था ये। चलो अच्छी बात है। फिर आप भी उनको दीजिए। विकास, अरे मेरा तो तुम देखते ही हो, क्या ही करोगे। मेरा पता है मैं ऑन कर देता, आयुष बट भाई मेरे साथ इशू क्या होता था, मैं कैमरा सेट करना पड़ता है, मेरे लैपटॉप में कैमरा है नहीं, वेब कैम, मेरे को फिर कैमरा लगाना पड़ता है, वो कैमरा पता नहीं कहाँ रखा हुआ रहता है वेब कैम, क्योंकि वेब कैम का यूज़ नहीं पड़ता ना। और आप लोग यूट्यूब पे देख लेते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है। बैकग्राउंड दोस्त का बैकग्राउंड है, मेरा नहीं है। अजय कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। कहाँ पे तुम विकास, तुम उड़ीसा में रहते हो? विकास हाँ सर, ओडिशा तो। उड़ीसा हाँ से, सर, ठीक है ओडिशा। ठीक है ठीक है। तो तो आइए सर, जगन्नाथ टेम्पल हमारा फेमस है। ओके ओके, क्या अभी तुम क्या करते हो वैसे, स्टूडेंट हो या मतलब हाँ अभी सर, कुछ? एमसीए फाइनल ईयर में हूँ। एमसीए फाइनल ईयर, सर। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ओके, तो ये अभिलाष अभिलाष गुस्से में लग रहा है आज। अभिलाष क्या हुआ? मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं गुस्से में नहीं हूँ भैया। अरे अभिलाष, तबीयत ठीक है? हाँ भैया अब ठीक है पहले से। राजकुमार, ये लग रहा है कूलर वूलर लगा के बैठा हुआ राजकुमार पूरा एकदम। नहीं सर, एसी है पीछे। अच्छा अच्छा, एसी लगा हुआ है, अच्छा विंडो एसी, बढ़िया बढ़िया। बताओ यार, सब पैसे वाले लोग हैं यार यहाँ पे। ये अभिषेक हॉस्टल में हो? अभिषेक सिंह, सर फ्लैट पे हूँ, फ्लैट पे। आंखें ठीक है तुम्हारी? यस सर, अब मतलब जस्ट पट्टी आज ही हटा है सर। अच्छा अच्छा, चलो अभिषेक ने एक ट्रक वाले को मार के ट्रक पलटा दिया था। वो पीछे मजाक कर रहा है, चलो ठीक है। अभिषेक नागर इज हियर, नागर पतला पतला है नागर, तो थोड़ा सा स्लिम ट्रिम है, लेकिन नॉलेज अच्छी है नागर की। अरे विकास भाई बाइसेप दिखा रहे हो। बढ़िया। विवेक दास, विवेक तुम कहाँ से हो विवेक दास? सर उड़ीसा सर। हाँ अच्छा, तुम भी उड़ीसा से काफ़ी लोग हैं भाई, लाइक उड़ीसा से वो भी है ना अभी, रुद्र है विकास उड़ीसा चार से। लोग हाँ 4 लोग हैं। हाँ, विकास है, विवेक है, रुद्र है, और भी कोई है एक शायद। विवेक भाई पूरा गैंगस्टर लुक दे रहा है सर। राइट राइट, चलो बढ़िया है। आदित्य को तो मैंने देखा हुआ, आदित्य मिंज को मैंने देखा हुआ है। मोहित तो कैमरा ऑन नहीं करेगा। अतुल को भी शायद मैंने देखा हुआ है। अतुल तो बैच का ही था ना, देखा हुआ मैंने, हाँ। नमन सर नमन, आयुष को कोई ब्राउन नहीं कर रहा है। अरे नमन ऑन तो करो। नमन क्या हुआ? नमन आजाद, ये लोग कहाँ वो है? शर्मा रहा है सर। नमन देखो इस, बताओ, इवनिंग शार्प, सर। गुड इवनिंग, शार्प माइंड के पीछे तुम हो, बताओ। ये इसका सर। नमन कमाल का बंदा है, किसी चीज के पीछे पड़ता है तो उसको करके छोड़ेगा, ये मैंने देखा थैंक हुआ यू है। सर। चलो अच्छी बात है नमन, बढ़िया। नमन भी चिकना है। अरे नमन मतलब सेव्ड है ना यार, ये क्या बोल रहे हो तुम हार्दिक? सेव्ड, ऐसे हिंदी में नहीं बोलने का,
सेव्ड बोलने का। हाँ 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 मोहित, मैंने देखा हुआ है तुम्हें। चलो ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया वैसे ही आप लोगों की। तो चलो गाइस, यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा, आप लोग ऑफ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। करण को शायद मैंने देखा हुआ था शायद पहले, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद हाँ। ओके चलिए, तो आप लोगों की विदाई समारोह तो हो चुकी है। बाकी अब जिनको जाना होगा वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एडी का सेशन जो है लास्ट, थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है ग्रुप पॉलिसी के बारे में, थोड़ा बताना था आप लोगों को, एडी वालों को। तो उनको एडी के बारे में एडी बताएंगे। आई थिंक ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा वो करेंगे। फेयरवेल गिफ्ट चाहिए, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये देखो फेयरवेल गिफ्ट इसको चाहिए, मतलब फेयरवेल गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए ना तुम लोगों को यार। अब ये एक बात बताना तुम यार, मैंने 5 EHMT किया, एक डिप्लोमा किया, अगर मैं स्टूडेंट्स को फेयरवेल गिफ्ट देने लगूं ऐसे करके, तो हर बैच से अगर सारे स्टूडेंट्स को देने लगूं, तो तुम समझ रहे हो क्या होगा मेरे साथ। तो थोड़ा यार, थोड़ा रहम करो, ठीक है, थोड़ा रहम करो यार। सर जितना हो सके उतना दे दो। हाँ तो जो हमको मैकबुक का आईफोन नहीं चाहिए, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते नहीं आप। नहीं, तो आईफोन नहीं यार, आईफोन का आई भी नहीं दे सकता मैं। तुम फेयरवेल गिफ्ट तो तुम लोगों को मुझे देना चाहिए ना, एज ए स्टूडेंट तुमको मुझे देना, तुम उल्टा मेरे से मांग रहे हो। वाह क्या बात है, ये जमाना सही में चेंज हो गया है, मतलब जमाना सच में बदल गया। मैंने बहुत अच्छी बात कर दी, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, चलो सर्टिफिकेट बढ़िया है। अच्छा तो आप लोगों, एड्रेस सेंड कर दीजिए, स्विगी से अच्छा ऑर्डर कर देंगे हम लोग। अच्छा आप लोगों को एक चीज़ पता है, मैं आप लोगों को एक अपडेट दूं, थोड़ा सा माइंड आप लोगों का हिलेगा थोड़ा, लेकिन ये एक्चुअल अपडेट है। अभी तक कहीं पे मैंने लीक नहीं किया इसको, बस थोड़े टीम मेंबर्स के, मतलब थोड़े से लोगों के बीच में ही है ये अभी तक, बस ओनली। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है हमारा, जो ये मेटैक्सन सॉल्यूशन कंपनी है ना, सो वी आर लाइक स्ट्राइकिंग ऑफ द मेटैक्सन सॉल्यूशन, ठीक है, हम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं मेटैक्सन सॉल्यूशन को, ठीक है। एंड लेट्स सी, आगे मैं आपको अपडेट आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब मेटैक्सन सॉल्यूशन कंपनी विल बी शट, मेटैक्सन सॉल्यूशन कंपनी को हम बंद करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, we will start a new journey with a new company, right? न्यू कंपनी से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप पूछेंगे कि लाइक आपके लिए तो कुछ नहीं, आपका तो खैर वो तो हो ही जाएगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहेगा कि जो हमारा सर्टिफिकेट था MCH वाला, उसका क्या होगा, कैसे होगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स थे वो सारे रिन्यू कर दिए जाएंगे, वो सारे सर्टिफिकेट्स रिन्यू होंगे। सर्टिफिकेट की सेम वैल्यू होगी, लाइक ISO सर्टिफाइड एंड वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ही होगी, वो तो सब कुछ सेम होगा। लेकिन हमारा डिजिग्नेशन सर्टिफिकेट का चेंज हो जाएगा। वी विल नॉट कीप दैट एंड MCH, विल कीप टू समथिंग एल्स, लाइक जो मैंने सोचा हुआ है, लाइक अगर कोई लेट सपोज हमारे कंपनी का नाम ABC होता है, तो ABC सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस तरह का कुछ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। एंड उस हम थोड़ा सर्टिफिकेशन का लेवल भी चेंज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एग्जामिनेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, थोड़ा लेवल चेंज करने वाले, लेवल बढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम हैकिंग वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ हमने प्लान कर लिया है ऑलरेडी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ चुका है। तो नॉर्मल सर्टिफिकेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कोई भी कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट कर लिया तो वो थोड़ा अजीब लगता है। लाइक देयर विल बी अ क्राइटेरिया ऑफ पासिंग मार्क्स, देयर विल बी एन एग्जामिनेशन, इफ यू आर पासिंग देन यू विल बी असाइंड दैट सर्टिफिकेट। तो हमारे जो होने वाले हैं, जैसे ABC सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट, ABC सर्टिफाइड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ABC सर्टिफाइड मैलवेयर एनालिस्ट, ABC सर्टिफाइड लाइक क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट या क्लाउड प्रैक्टिशनर, ऐसा कुछ होके जो है ये सारी चीज़ें होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी होगी इसके अंदर में, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें प्लानिंग करी है, ओके। अरे नेम ABC नहीं है भाई, ABC जस्ट एक एग्जांपल में बता रहा हूँ भाई, एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है। तुम लोग सीरियस मत लिया करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा हम करने वाले हैं, आपको बहुत जल्दी सारी अनाउंसमेंट, सारी डिटेल्स, कंपनी का एक्चुअल नेम, सारा चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। A to Z चीज़ें आपको दिखेंगी, राइट।
तो देखो देर इज ऐसा कुछ ये रीज़न देखो, ये नहीं है कि इसी काउंसिल वाली रीज़न प्रॉपर एक सिर्फ वही रीज़न नहीं है, देर आर मल्टीपल और जो रीजन्स है वो हैं इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने का, वो मैं शेयर करूंगा जब वीडियो वगैरह डालूंगा तो ठीक है। सिर्फ वही रीज़न नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो रीज़न होता तब तो मैं ट्रेडमार्क लेके कुछ और नाम कर देता, बट देर इज मल्टीपल रीजन्स ऑल्सो। आप सबको पता है कंपनीज फ्रॉम लास्ट ऑन गोइंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, 2 साल में और 2 साल के बाद कंपनी स्टार्टअप लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो कोई भी स्टार्टअप फैसिलिटीज़ या स्टार्टअप के जो भी चीज़ें मिलती हैं पर्क्स वो अवेल नहीं कर पाएंगे हम, और बहुत स्लो चला है कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ दिखा पाना, बैलेंस शीट दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ काम ही नहीं हुआ है, राइट। तो ये ना कंपनी के हेल्थ को इफेक्ट करती है, किसी भी कंपनी को। तो हम क्या करते हैं, उसको शट करके ऑब्वियसली, एंड हम एक नया स्टार्टअप करेंगे जिसमें हम जोरों शोरों से काम करेंगे, एंड उसको लोअर ग्राफ उसमें बनने ही नहीं देना है, ओनली हायर ग्राफ्स, ओनली हायर ग्राफ्स। तो मैं भी अपना वैसे ही कुछ शेड्यूल करने वाला हूँ सारा चीज़, जो भी टीम में है वो भी सारे जो है वो लोग भी उस पर वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। एंड ऑब्वियसली हमारी कंपनी पहले ओपीसी थी, 1% कंपनी जिसमें शेयर्स की डिविडेंड वगैरह, शेयर्स डिविडेंड की ये सब चीज़ें नहीं होती है। ऑब्वियसली शेयर्स हम बांट नहीं सकते लोगों में, या एम्प्लॉयज़ में हम शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी कि इक्विटी उनको नहीं दे सकते हैं। बट अभी जो प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर जो बन जाएगा हमारा, लाइक ओनली प्राइवेट लिमिटेड नॉट ओपीसी, पहले हमारा ओपीसी पीवीटी एलटीडी था, अभी है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। तो लिमिटेड बाई शेयर्स होता है, जिसमें हम शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, एंड वट एवर जब भी हम आईपीओ लॉन्च करेंगे तो शेयर की वैल्यू जो भी जाएगी या जो भी होगी तो उतने पैसे उनके बनते हैं। तो ये एक तरह का अच्छा खासा वो हो जाता है। सो विल डू ऑल दोज थिंग्स, राइट, एवरीथिंग वी विल डू। तो हम थोड़ा सा अच्छे लेवल से करने वाले हैं, राइट। तो लेट्स सी, शार्क टैंक में तो अभी भी जा सकते थे, ओपीसी में भी जा सकते थे, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है शार्क टैंक में जाने का। शार्क टैंक में जाके क्या होगा यार, शार्क्स बन के अगर बैठे तो कुछ बात भी हो, है ना। शार्क टैंक में जाना ड्रीम नहीं है, जाना मोटिव नहीं है, शार्क्स बन के वहाँ बैठना मोटिव हो सकता है कि हाँ ये चीज़ दिमाग में आ सकती है, बट वो शार्क टैंक में जाना एज अ लाइक कंटेंडर, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कुछ दिमाग में। सर जॉब पे तो रखोगे, माना हम में वो वाला स्किल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है झील, तुम लोग में बहुत स्किल्स हैं ऑलरेडी, तो जॉब की बात नहीं है। जब भी स्किल्स होंगे तो मैं ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। आपके पास स्किल्स है ना, तो मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूँगा, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। मैं तुमको पता ही होगा, मैं जो लोग मेरे को मैसेज नहीं भी करते ना, जैसे जो स्किल्स वाले हैं, चाहे वो तुम बात कर लो, अगर तुम लकी की बात कर लो, आयुष की बात कर लो, हार्दिक की बात कर लो, इनकी मोहित की बात कर लो, या ऐसे आज़ाद भी है, या यश भी है, या नमन भी है, ये लोग भी हैं, ये सचिन हैं, तो इन लोगों को मैं आगे से भी मैसेज कर देता हूँ। बाकी लोगों को मैं नहीं करता, बट इन लोगों को मैं आगे से भी मैसेज कर देता हूँ, एक अभिलाष भी है उसमें। तो बट मैसेज करता हूँ, इसका रीज़न पता है, क्योंकि आप लोगों में स्किल्स है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों में स्किल्स नहीं होते ना तो मैं मैसेज नहीं करता आप लोगों को, बिल्कुल नहीं करता। ये फैक्ट बात है यार, एक्चुअल बात है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो सच है वही है, तो स्किल्स हैं आपको तब मैसेज मिलते हैं ना, राइट। तो ऑब्वियसली आपके अंदर स्किल्स है, आप समझ जाइएगा, आपके अंदर मेरे से ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे से कम नहीं हो सकते, तो या इक्वल हो सकता है ना, तो स्किल्स है तभी आ रहे हैं। सो इट्स गुड थिंग। तो विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। एंड आपसे एक चीज़ और बोलूँगा, एक मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक छोटा सा पार्ट में भी आपका सेशन रखूँगा, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग में जितने के पास भी टाइम होगा प्लीज़ सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। दैट सेशन विल बी टेकन बाय समप्रीत दास। उसके साथ थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है अभी, बस और कुछ नहीं है, टाइम एंड फैमिली इशू चल रहे हैं, और कोई बात नहीं है, नहीं तो वो अभी करा देता पहले ही, लेकिन अभी जल्दी ही डेट फाइनल करेंगे, मैं उसको बुलाऊंगा, वो आएगा। आपका सेशन 2 घंटे का 1-2 दिन लेगा, या एक दिन ही ले तो 2 टाइम में ऐसे 4 घंटे का ऐसा कुछ लेगा। वो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के बारे में, इंडस्ट्री में कैसे किस तरह से काम होते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ इन सर्विस बेस्ड कंपनी, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड के लिए मैं उसको बुलाऊंगा और आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सारा चीज़ वो आपको बताएगा। और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए एस राहुल को मैं बुलाऊंगा, एंड ही विल इंट्रोड्यूस एवरीथिंग, एंड ही विल लाइक वॉक थ्रू यू थ्रू ऑल द थिंग्स। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कैसे काम होता है इन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में, ठीक है। तो लाइक इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी, काफ़ी टूल्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। समप्रीत आपको बताएगा कि कंपनीज में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, एंड उनका ऑल्टरनेटिव क्या क्या टूल्स हैं ओपन सोर्स अवेलेबल,
या तो गिटहब पे है या डायरेक्टली अवेलेबल है, वो भी आपको ऑल्टरनेटिव जितने भी हो सकते हैं बताएगा। आप ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो आप परचेज नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एज पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। मैं खुद अभी नहीं कर सकता, काफ़ी कॉस्टली टूल्स भी आते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे, तो उसके लिए आप आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो एवरीथिंग इज डन गाइज, एंड आप में से किसी को जाना है तो आप लोग जा सकते हो, क्या कि एडी स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है एडी में जो लोग पहले से नहीं थे उनके तो बिल्कुल ही ऊपर से जाएगा। आप ऐसे स्टे करना चाहते हो, यू कैन स्टे एंड यू कैन सी एडी का सेशन ऐसे टाइम पास के लिए, क्योंकि आपको समझ में तो नहीं आने वाला अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है पहले वाले एडी तक। बाकी अगर इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, नॉट एन इशू, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो एडी वाले हैं जो करते हैं एक्चुअल में सेशन, वो रह जाइएगा, बाकी लोग अपना वो जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यश इज देयर, यश कहाँ, यश है कि चला गया? हाँ यश है, ठीक है, बढ़िया। तो यश को तो बुलाएंगे। सबसे पहले आप ज़रा बता दीजिए, एडी वाले तो सारे यहाँ पे हैं। यश माइक ऑन कर लो एक बार। यस सर। यस, तो यश, एक्टिव डायरेक्टरी का जो लॉगिन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि एक क्लाइंट एक एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली यू कैन से एक डोमेन से कनेक्ट होता है, क्लाइंट डोमेन को ज्वाइन करता है। उस ज्वाइनिंग प्रोसेस को ज़रा बताओगे कि कैसे ज्वाइन करता है, उसमें क्या डीएनएस का क्या रोल है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन की क्या रोल है, या एसआरवी का क्या रोल है। आप इन रोल्स को डिफाइन करते हुए ज़रा बताइए कैसे ज्वाइन करता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, या एक्टिव डायरेक्टरी लॉगिन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो हम लाइक शुरू से बताना ना, इंस्टॉल कंप्यूटर का फिर ना अब एक हमारे पास चलो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है मान लो, एक हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है, एंड एक हमारे पास लोकल डीएनएस सर्वर है। इन तीनों को इंटीग्रेट करो, इन तीनों के इंटीग्रेट करते हुए प्रोसेस बताओ कि किस तरीके से वी कैन लॉग इन। क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है हमारे डोमेन कंट्रोलर से, डीसी से, या डोमेन को कैसे ज्वाइन करता है, किन केसेस में वो ज्वाइन नहीं कर सकता डोमेन को, या लॉगिन नहीं कर सकता कोई यूज़र, या एरर्स आ सकती हैं, वो भी बताओ। क्लियर है तुम्हारा ये वाला प्रोसेस? मैंने नहीं सर, अरे कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार मैंने तो बताया, तुम तो उस दिन किए थे यार, अभी कैसे बोल रहे हो? मैं बस वही, मैं स्टेप्स पूछ रहा हूँ और तो कुछ पूछ नहीं रहा आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है, जैसे मेरा एक विंडोज़ 10 एंटरप्राइज क्लाइंट है, वो मेरे विंडोज़ 2019 सर्वर से, जहाँ पे एक डोमेन हमने बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ, एक डोमेन क्रिएट किया है, ऑब्वियसली डोमेन कंट्रोलर होते हैं वहाँ पे, तो उसको कैसे ज्वाइन करेगा वो उस डोमेन को, हमारा क्लाइंट की आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे आप? क्लाइंट की आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमें ना सेम सबनेट में उसको रखना पड़ेगा। जिस सबनेट में हमारा विंडोज सर्वर है, तो उसी सबनेट में हमें क्लाइंट को भी रखना पड़ेगा, जो हमारा विंडोज 10 एंटरप्राइज वाली है इंस्टॉल किया था। तो हमें सबसे पहले तो हम विंडोज सर्वर में आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। जैसे हम वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं, तो हमारे होस्ट की जो विंडोज मशीन है उससे, देन फिर हम विंडोज 10 एंटरप्राइज में हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेम सबनेट की जो हमने विंडोज सर्वर में की है। ठीक है। और हमें जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क अडेप्टर रखना है, वो इंटरनल नेटवर्क वाला रखना है। और डीएनएस का क्या है? डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? सर हमें नेटवर्क वो एडीडीएस सर्विस को इनेबल करना पड़ता है सर्वर मैनेजर में जाके। हाँ लेकिन हाँ वो तो ठीक है, बट डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डीएनएस वाली क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बताइए जरा। लाइक डोमेन कंट्रोलर में ना, उसमें हाँ जील जील बताओ जरा एक बार, तुम बताओ। हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है उसको हम एज अ डीएनएस सर्वर यूज करेंगे। क्या हमारा डोमेन कंट्रोलर
उसको हम कैसे डीएनएस यूज करेंगे। यहाँ पे हमें जो इंटरफेस वाला है ना, उसमें हमको आईपी में डीएनएस में उसका आईपी डालना होगा, डोमेन कंट्रोलर का डोमेन कंट्रोलर का डीएनएस में। आईपी डालना होगा। ठीक है ओके, चलिए ठीक है ओके। ओके गाइस, तो थोड़ा रिवाइज कीजिए आप लोग, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी भी आपका कंसेप्ट कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं है। डोमेन कंट्रोलर का आईपी, मैं तो डीएनएस की बात कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो, डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ मैंने बोला नहीं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं यार, ऐसा कि तुम लोग इतना टेंशन में बोलते हो। कोई बात नहीं, मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि ये टॉपिक हमारा ज़्यादा वो है नहीं, अभी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ये कौन सी थी, एडी कंटेनर्स पहले, अच्छा पहले हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने सिंपली मैंने पूछा लाइक एक्टिव डायरेक्टरी का लॉगिन प्रोसेस अगर मैंने पूछा, जिसमें मैंने आपको डीएनएस का रोल बताने को कहा। मैं सिंपली यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ कि एक हमारा डोमेन कंट्रोलर है, मान लो डोमेन कंट्रोलर 1 एक हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये हमारा डोमेन है metax1.local करके हमारा डोमेन है, ठीक है ना। दूसरा हमारा यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर है, CL1 दे देते हैं, इसको क्लाइंट 1 दे देते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है हमारा एक लोकल डीएनएस सर्वर है, लोकल डीएनएस सर्वर है। मैंने यही इंटरेक्शन और यही ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन प्रोसेस के बारे में पूछा था आपसे, और कुछ भी नहीं। तो आपको देखो डीएन आप जब लोकल डीएनएस, मान लो यहाँ पे ये हमारा डीसी है, डोमेन कंट्रोलर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन की होगी। तो मान लो हमने इसको आईपी दे दिया 192.168.29.10, ठीक है। इसको हम इसका जो सबनेट हमने रखा वो क्या रखा, 255.255 सॉरी 255.0, ये एक ही 2.5 है। और यहाँ पे हमने इसका गेटवे रख दिया 192.168.29.1, एंड यहाँ पे हमने इसका जो प्राइमरी डीएनएस रखा, ये हमने रखा 192.168.29.250 मान लो, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमने हमारे सर्वर ओएस का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा लोकल डीएनएस जो हमारा है, लोकल डीएनएस, इसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे रहती है 192.168. वही आईपी रहेगी आपकी 250, ठीक है, 250 ये आईपी जो है आपकी ये रहेगी यहाँ पे। एंड क्लाइंट जो कंप्यूटर है, इसका जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है, बेसिकली प्राइमरी डीएनएस, ये आपका बेसिकली डीएनएस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसको एज अ प्राइमरी डीएनएस आईपी की तरह ये आपको ट्रीट करता है, ये आपको मानता है। तो यहाँ पे भी आपका 192.168.29.250 ही होगा प्राइमरी डीएनएस। गेटवे हमारा सेम हो जाता है, यहाँ पे गेटवे आपका जो 29.1 सेम नेटवर्क के लिए सेम गेटवे अगर हम बात करते हैं तो ये मान लो क्लाइंट है, क्लाइंट 1 है या CL1 है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे बेसिकली कौन सा है, सबनेट जो है वो सेम रहेगा आपका 255.255.255.0 होगा। एंड आईपी आपकी जो भी रख लो 192.168.29.30 मान लो, इसको रख लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर आप क्लाइंट ये जो क्लाइंट है इस डोमेन को मान लो ज्वाइन करना चाहता है, वांट टू ज्वाइन द डोमेन, ठीक है, ये ज्वाइन करना चाहता है। तो अगर आपने इस क्लाइंट की आईपी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी भी गलती की, स्पेसिफिकली द डीएनएस आईपी सेटिंग्स, देन आपका जो यूज़र है या तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, या तो यूज़र जो है लोकल डोमेन या जो भी डोमेन आपने यहाँ पे क्रिएट किया उसको ज्वाइन नहीं कर पाता है। जनरली जब भी आप किसी डोमेन को एक नेटवर्क में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका प्राइमरी रीज़न यही हो जाता है कि आपने सही से डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, क्योंकि डीएनएस ही एक है जो बेसिकली SRV रिकॉर्ड्स, बेसिकली सर्वर लोकेशन जो रिक्वेस्ट है उसके थ्रू एक्ट करता है, एंड आपकी SRV रिकॉर्ड्स के थ्रू आपके डोमेन कंट्रोलर को खोज के आपके पास डोमेन कंट्रोलर का जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो ये आपके डीएनएस का काम है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ डीएनएस का एक सिंपल सा काम क्या होता है, रिजोल्यूशन। किस चीज़ का रिजोल्यूशन करना, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, मतलब डोमेन नेम जो भी रिजोल्व करके जिस आईपी पे जाता है वो आपको प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो डीएनएस का रोल हर जगह पूरे इंटरनेट पे हर एक टेक्नोलॉजी में सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा।
थोड़ा बहुत डिफरेंस उसके अप्रोच में हो सकता है, किस तरीके से वो अप्रोच करता है, उसका काम वही रहेगा, ठीक है, उसका काम चेंज नहीं होता है। यहाँ भी काम चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली क्या करता है, ये जो आपका डोमेन, ये जो आपकी डीएनएस की आईपी है, इसको एज अ प्राइमरी डीएनएस आईपी ये आपका पूछता है, ये आपका यूज़ करता है, ठीक है ना। बेसिकली जब ये इससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ये जब डोमेन को ज्वाइन करना चाहता है, तो रिक्वेस्ट जो जाती है वो आपके लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाती है, ठीक है। पहला जो जब भी यूज़र लॉगिन करता है ना, रिक्वेस्ट प्राइमरी डीएनएस सर्वर के पास जाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जब भी यूज़र लॉगिन करेगा, यूज़र लॉगिन, रिक्वेस्ट गोज टू प्राइमरी डीएनएस सर्वर। यहाँ पे जो आपकी प्राइमरी डीएनएस सर्वर की आईपी क्या है, ये है आपकी लोकल डीएनएस सर्वर, उसके पास जाती है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है ना, उसके पास एक सर्विस लोकेशन रिक्वेस्ट होती है जो उसको सेंड होती है, ठीक है ना, सर्विस लोकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी उस पर आएंगे, अभी क्या होता है वो किस तरीके से आपको अगर याद होगा, सर्विस लोकेशन रिक्वेस्ट, एसआरवी रिकॉर्ड आपको याद है क्या किसी को? एसआरवी रिकॉर्ड में क्या कौन कौन से एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको याद है किसी को? एनीवन रिमेंबर द एसआरवी रिकॉर्ड्स? इसके पहले भी पूछा हुआ मैंने सेम क्वेश्चन। एनीवन रिमेंबर द एसआरवी रिकॉर्ड्स? या करेक्ट, कर्वेरोस एंड एलडैप। तो आपने देखा होगा कि हमने जब डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ओपन की थी, तो कर्वेरोस एंड एलडैप आपने जो चीज़ देखी होगी, जैसे हम अपने ये डोमेन पे हैं, जस्ट वेट, तो हम यहाँ पे अपने सर्वर पे हैं बेसिकली। अगर हम सर्वर मैनेजर पे चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम चलते हैं डीएनएस मैनेजमेंट की तरफ, डीएनएस पे चलते हैं, एंड इफ यू विल एक्सपेंड द फॉरवर्ड लुकअप जोन्स एंड वी विल एक्सपेंड द एमएसडीसीएस, यहाँ पे आप डोमेन कंट्रोलर जो है उस पर आप चलते हैं यहाँ पे। तो डोमेन कंट्रोलर में साइट्स एंड टीसीपी, अगर टीसीपी में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दो रिकॉर्ड्स देखती है, कर्वेरोस एंड एलडैप, ठीक है ना। ये जो बेसिकली आपका जो कर्वेरोस है ना गाइज, कर्वेरोस, ठीक है, यही है भाई स्पेसिफिक जो सर्विस के लिए लुकआउट करता है ना आपका डीएनएस जो है, वो इसी सर्विस के लिए लुकआउट करता है, जिसको हम सर्वेरोस बोलते हैं, ठीक है। सर्वेरोस बोल रहा हूँ कि कर्वेरोस बोलते हैं। एंड ये जो कर्वेरोस होता है, ये एक तरह का, अभी के लिए बस इतना समझो, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डीएस, डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। तो बस ये ऑथेंटिकेशन इसी को खोजता है, इसी के थ्रू जो है ना, इसी के लिए लुकआउट करता है हमारा जो सर्वर है, ठीक है, डीएनएस सर्वर है, बस इतना। तो ये जो कर्वेरोस है बेसिकली, मैं कहाँ पे था हाँ जी, तो आपके जो डीएनएस सर्वर है उसके पास एक सर्विस लोकेशन रिक्वेस्ट जो होती है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट, जो आपका होता है कि जो एसआरवी का जो एसआरवी लोकेशन रिक्वेस्ट है, सर्विस लोकेशन रिक्वेस्ट, वो एक्चुअली लुकआउट करता है फॉर द डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। जो आपका एसआरवी होता है वो लुकआउट करता है किसके लिए? डोमेन कंट्रोल के। इसलिए जब भी आप देखोगे, जब भी आपका जो डीएनएस होता है, डीएनएस जब आप सेटिंग्स, जब आपके डीएनएस सर्वर क्रिएट होते हैं, बेसिकली जब आप डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहे होते हो, जब भी आप कोई डोमेन जब क्रिएट करते हो, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि वो जो एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं आपके कर्वेरोस एंड एलडैप, वो बाय डिफॉल्ट एमएसडीएससी जो होता है उसके अंदर आना ही आना है। माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर में वो बाय डिफॉल्ट रहना ही रहना, अगर नहीं है इट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी, या कुछ ना कुछ मिस्टेक है आपके साइड से, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं रहेंगे ना, तो आपका यूजर ना तो लॉगिन कर पाएगा, ना डोमेन ज्वाइन हो पाएगा, क्योंकि आपका जो ये बेसिकली एसआरवी रिक्वेस्ट है आपका, वो बेसिकली लुकआउट ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एसआरवी अगर आपका प्रेजेंट नहीं है तो लुकआउट, डोमेन कंट्रोल के लिए लुकआउट नहीं कर पाएगा। जब लुकआउट नहीं कर पाएगा तो डोमेन कंट्रोल मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो हमारे इस क्लाइंट को उसकी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एसआरवी लोकेशन रिक्वेस्ट होती है वो डोमेन कंट्रोलर के लिए लुकआउट करना शुरू करती है, ठीक है। नाउ अब जो एसआरवी रिक्वेस्ट हमारी है, लोकेशन रिक्वेस्ट बेसिकली यू कैन से, वो क्या करती है, डीएनएस से पूछती है, ठीक है, डीएनएस से आपके पूछती है कि भाई आप बताओ कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को कौन होस्ट कर रहा है। ये जो आपका डीएनएस सर्वर है, ठीक है ना, ये किसके लिए लुकआउट करता है? ये आपके कर्वेरोस के लिए आप बोल लो, कर्वेरोस बेसिकली यू कैन से फॉर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एसआरवी रिकॉर्ड, ठीक है, इसको बोलो, लुकआउट करता है। एंड ये क्या करता है, ये आपके एसआरवी जो आपका रिक्वेस्ट है, ये आपके डीएनएस से पूछता है, ठीक है, कि भाई बताओ एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। बस, तो जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं जो लुकआउट कर रहा है वो आपका कर्वेरोस के लिए लुकआउट कर रहा है। पूछा जाता है कि भाई बताइए कौन से एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज होस्ट कर रही हैं, तो फिर क्या हो जाता है
कि आपका जो लोकल ये जो डीएनएस सर्वर है, इसको जब पता चलता है कि ये वाला जो आपकी आईपी है, बेसिकली ये जो आईपी है आपकी 192.168.29.10, ये डोमेन कंट्रोलर को होस्ट कर रहे हैं, हमारे जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज डायरेक्टरी सर्विसेज को होस्ट कर रहे हैं, यही वाली हमारी आईपी है, इसको पता चलता है। एंड देन जब इसको पता चल जाता है तो ये जो हमारा डीएनएस है, ये हमारे क्लाइंट को ये आईपी रिटर्न कर देता है 192.168.29.10, ये आपको रिटर्न कर देता है। एंड हमारे क्लाइंट को पता चल जाता है कि अच्छा यही वाली आईपी जो है हमारी डोमेन कंट्रोल ADDS को होस्ट कर रही है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली है 192.168.29.10 से फिर ये सॉरी कनेक्ट कर पाता है एंड वो ज्वाइन कर पाता है या लॉगिन कर पाता है। ये प्रॉपर एक नॉर्मल सा लॉगिन एंड कनेक्टिविटी प्रोसेस था। मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि शायद पता नहीं, मैंने पूछा तो बताया नहीं किसी ने, मतलब कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत, तो इसलिए दैट्स इट, आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। मतलब सिंपल सीधा चीज़ है कि डीएनएस के पास एक सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड्स होती है, जितने भी आपके जो डीएनएस है ना, बस इतना समझो, डीएनएस के पास सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड्स होता है, SRV रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, जितने भी आपके डोमेन कंट्रोलर है डोमेन के, उन सब के टोटल, ठीक है। और डीएनएस सर्वर जो होता है आपका, उस रिकॉर्ड को फाइंड करके एंड वो डोमेन कंट्रोल का जो डिटेल है वो आपको देता है किसको, क्लाइंट कंप्यूटर को, ठीक है। तो अब क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी पता चल जाती है डोमेन कंट्रोलर की, और क्लाइंट जो है डायरेक्टली जो है मतलब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है डोमेन कंट्रोलर को, बस जो कि उसको डीएनएस सर्वर से मिला रहता है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाता है बाई चांस किसी वजह से, किसी भी रीजन से, तो यूजर लॉगिन नहीं कर पाता है और आप किसी भी ऐसे कुछ ऐसे डोमेन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बस सिंपल सी ये कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी का अगर मैं बात करूँ गाइस, तो हम डिप्लोमा में, मैंने आपको पहले जो बताया था कि हम बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी कंसेप्ट को ही देखेंगे, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आप में से कोई ऐसा है जो अच्छा EJPT में, आई डोंट नो है कि नहीं, आयुष है या चला गया? आयुष ने EJPT दिया था ना, आयुष हैज़, अच्छा आयुष चला गया। और किसी ने कुछ ऐसा एग्ज़ाम दिया हुआ है क्या? एनीवन जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी से क्वेश्चंस आया हुआ? आई थिंक नहीं। OSCP वगैरह की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी वहाँ पे मिलने वाला है ना, ठीक है। OSCP का किसी ने किया हुआ है प्रिपरेशन यहाँ पे, या कोई करता हो कुछ, कोई ऐसा है? झील करते हो क्या? तो झील तो भाग गया यार, झील है ही नहीं, झील कहाँ चला गया? लकी, हाँ एक मिनट लकी, एक बार बताना लकी, तुमने कुछ किया हुआ है इसमें? हाँ, ये आजकल पहले बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का ज़्यादा पार्ट हुआ करता था OSCP में, बट इस टाइम पे ना इन्होंने एक्टिव डायरेक्टरीज का बहुत रख दिया, और एक्टिव डायरेक्टरी जब तक आप पे नहीं आएंगी आप OSCP क्लियर कभी नहीं कर सकते। राइट। तो और तुमने OSCP का कुछ प्रिपरेशन मतलब किया है या कुछ ऐसा? हाँ, प्रिपरेशन तो नहीं किया, मैं सर्टिफिकेट्स नहीं करता ना, बट मेरे को है, मतलब मेरे को कोर्स कंटेंट में पढ़ता रहता हूँ। पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो उसमें हाँ, तो मैं वही चीज़ मैं पूछना चाहता था कि लाइक तुमको तो ये आइडिया होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी कितना डीप है। बहुत डीप है, और सच बताऊं तो मेरे को पूरा आता भी नहीं है, क्योंकि विंडोज की साइड में इतना हो नहीं, बट जितना भी आता है मेरे पे, ये बहुत डीप है, बहुत डीप एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, वही बात है। अब देखो, मैं इसलिए बेसिकली मैंने पूछा एक्टिव डायरेक्टरी के डेप्थ का, क्योंकि देखो एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी इज़ नथिंग। अगर आप देखोगे ना, एक्टिव डायरेक्टरी कुछ नहीं है। विंडोज़ के यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, इनको मैनेज करना, पॉलिसीज़ डिफाइन करना, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ डिफाइन करना, कंप्यूटर्स का, प्रिंटर्स का फलाना डिकाना, एक डोमेन में या एक ट्री में, या एक फॉरेस्ट के अंदर में, यही सारी चीज़ें बस। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नेटवर्क, जो कितना भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो सकता है। तो आपने जैसे एक कंप्यूटर में, आपने एक सिस्टम में आपने एक कोई ग्रुप पॉलिसी डिफाइन की, एंड यू वांट दैट पॉलिसी टू बी अप्लाइड टू ऑल द यूजर्स एंड कंप्यूटर्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, अदर चीज़ें आती हैं, OU के आपके लाइक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर में है, या किस चीज़ के अंदर में वो डोमेन के अंदर में है, किस तरीके से किस तरीके से वो अप्लाई हो रही है, क्या एक्सेप्शंस है, ग्रुप पॉलिसी किस तरीके से, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सारे पे अप्लाई होंगे इस तरीके से, अगर जिस तरह मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, यही चीज़ है। लेकिन बहुत डीप घुस के है। मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया एक्चुअल
कि OSCP में इतना डीप क्यों दिया है एक्टिव डायरेक्टरी, एक्चुअल में मुझे नहीं समझ में आया। इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं समझ में आया। एक्टिव डायरेक्टरी अगर बात करें ना सिक्योरिटी की ऐसे की, तो मोस्टली आप इसको विंडोज़ के साइड से देख सकते हो, विंडोज़ स्पेसिफिक, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ पार्ट ऑफ विंडोज़ नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ऑल। बट स्टिल ठीक है, अगर आपको विंडोज सिक्योरिटी एंड ऑल ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क के अंदर किसी कंप्यूटर को सिक्योर करना और ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो हमने जो पढ़ा है वो बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ना डीप में भी चालू करोगे ना, फॉर इवन फॉर द OSCP, तो आपको ये कंसेप्ट जो आपने पहले के सेशंस में पढ़े, आज जो पढ़, ये कंसेप्ट आपको रास्ता दिखा देंगी कि हाँ भाई, आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या हुआ। अरे आपको कोई भी पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यू विल बी यू विल लाइक आप फैमिलियर हो गए उससे। आपसे कोई भी पूछेगा डोमेन, आप फैमिलियर हो गए। आपसे कोई फॉरेस्ट पूछेगा, फैमिलियर हो गए। मतलब आपसे कुछ भी अगर ऐसा कुछ अजीब सा नाम बोलेगा तो आप फैमिलियर जरूर हो गए, तो ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉगिन प्रोसेस था आपका सिंपल सा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में। यहाँ पे अब छोटा सा एक टॉपिक हमारा जो है, जो कि हमें करना है, वो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का मतलब वही है, सीधी सीधी बात अभी जो मैंने बोला, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर एक यूज़र है, कंप्यूटर है या जो भी है, तो उसके लिए पॉलिसीज डिफाइन करना। आपने विंडोज़ में बहुत लोगों ने बहुत पहले से यूज़ किया होगा gpedit.msc। आप सब में से बहुत लोगों ने, आप में से किसी ने यूज़ किया gpedit.msc बचपन में, बचपन से लेकर अब तक। रन में जाओ, विंडोज आर और gpedit.msc करो, उसमें कुछ छेड़खानी कर करके और नए नए कुछ चीज़ें छेड़छाड़ कर दो, कुछ चीज़ें इधर उधर कर दो। आप लोगों से किया, कुछ लोगों ने कभी किया है विंडोज़ में gpedit? हालांकि वो प्रो या अल्टीमेट एडिशन में, विंडोज 7 में काफ़ी लोग यूज़ करते थे, अल्टीमेट एडिशन में जो होती थी उसमें यूज़ करते थे, आता था। यस ने बोला यस, बाकी लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, यस ने किया होगा। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने किया होगा मेरे ख्याल से। तो gpedit जो हाँ, gpedit.msc जो आपने किया था, वो बहुत ही नॉर्मल लोकल लेवल पे आपने किया था। उसी को बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे हम एडी के अंदर उसको करते हैं एंड पॉलिसी डिफाइन करते हैं। अब देखो, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ना बेसिकली काफ़ी कुछ फीचर्स जो हैं जिसके कारण इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप इससे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हो यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट से आप कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन कर सकते हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हो थोड़ा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज, आप इससे से सारा पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो। एंड मिसकॉन्फ़िगरेशन से बच सकते हो, जो आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है सर्वर्स के अंदर में, उससे आप बच सकते हो। ठीक है ना, दैट्स इट। कोई भी चीज़ एक जगह चेंज करनी हो, एक लोकेशन पे चेंज कर दो और उसको थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में अप्लाई कर दो, वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, डेस्कटॉप सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट वगैरह भी कर सकते हो। मतलब आपको कोई अगर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करनी है या कुछ सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करना है, इन्हांस करना है या डाउन इंस्टॉल करना है या कुछ ऐसा करना है, तो ये सब एक छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आप इनके थ्रू जो है आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है गाइज, ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है कि बेसिकली कुछ प्रोसेसिंग ऑर्डर्स होते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप पॉलिसी की प्रोसेसिंग ऑर्डर्स के बारे में, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग ऑर्डर्स हैं, ये दो तरीके से होते हैं। एक तो आपके लोकल लेवल पे होते हैं और एक आपके डोमेन लेवल पे होते हैं। डोमेन लेवल पे होता है। ठीक है, तो लोकल लेवल पे जो होते हैं वो लोकल के लिए ही होते हैं, लोकल कंप्यूटर्स यूजर्स के लिए होते हैं। एंड डोमेन लेवल पे अगर बात करें तो वो साइट्स के लिए होते हैं, डोमेन्स के लिए होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के लिए होते हैं। OU जिसको आपने जाना है, OU जो आप जानते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ों के लिए होते हैं। तो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो लोकल कंप्यूटर्स एंड आपके सिस्टम्स के लिए अप्लाई, यूजर्स के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, इसको आप gpedit.msc से आपने पहले किया भी होगा या ऐसे, या MMC स्नैपिन से आप कर सकते हो आपके सर्वर के अंदर में। MMC स्नैपिन जो हमने एक बार पहले देखा भी था, इसके थ्रू भी करते हैं। डोमेन लेवल पे बेसिकली अगर साइट्स की बात करें तो जितनी भी एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स हैं उनके लिए अप्लाई होती है। लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड होता है, ये लिस्ट यूज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट भी आपको ये बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा कुछ साइट्स का सेटिंग नहीं देती है, क्योंकि उनको भी पता है ये बहुत ही लिस्ट यूज होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज जो होता है वो आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन लेवल पे होता है एंड आपका एक्टिव डायरेक्टरी OU लेवल पे होता है। सॉरी
एक्टिव डायरेक्टरी OU लेवल पे आपके ये चीज़ होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको बतानी थी। अब एक्चुअल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे ख्याल, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये, ज़्यादा अच्छे से होगा ये, ठीक है ना। तो हम थोड़ा क्या करते हैं ना, हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है क्रिएट करने का देखते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप में से कोई एक परफॉर्म करेगा ताकि ज़्यादा बढ़िया से वो कर पाएँ। तो ऑब्वियसली परफॉर्म करने के लिए यश इज़ देयर। तो यस काइंडली शेयर योर स्क्रीन एंड आप परफॉर्म कीजिए एंड थोड़ा बोलते रहिएगा कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। हाँ यस, यू कैन शेयर करो, कर सकते हो अभी। सो यस का लैपटॉप आपको दिखेगा, प्लीज़ यश इन ऑन योर विंडोज सर्वर OS 19। तो यू आर सीइंग द यस कंप्यूटर, ठीक है। तो हम बेसिकली ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज यस कंप्यूटर। ओके, स्पॉटलाइट मोड में मैं लेके जाता हूँ, आई होप सबको विजिबल होगा बढ़िया से। सो ये यस का विंडोज सर्वर 19 है अपना, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्वर लॉन्च करते हो आपको विंडोज सर्वर मैनेजर जो है वो ओपन कर लेना है सिंपली। तो विंडोज सर्वर मैनेजर आपको हो जाएगा, इसमें आपको टूल्स में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कर लीजिए, एक साइड ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। सो अच्छा, जिनका 2019 अगर थोड़ा स्लो चल रहा होता है या थोड़ा से स्लो परफॉर्मेंस हो तो आप 2016 यूज़ कर लीजिएगा, वो कंपैरेटिवली इससे फास्ट आपका चलेगा, ठीक है। अगर कुछ स्लो है तो चलिए इसको मिनिमाइज़ कीजिए एंड एक और ओपन कर लीजिए आप ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। और सर्वर मैनेजर को मिनिमाइज़ कर दीजिए, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए सर्वर मैनेजर को, ये वाला जो अभी सामने खुला हुआ है, हाँ ये नहीं वो वाला, हाँ ठीक है। बस अब दो जो है ना, ये दोनों बस ओपन करके रखिए सामने, सर्वर मैनेजर को मिनिमाइज ही रहने दीजिए आप, ठीक है। ओके, तो ओके, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आ जाइए आप, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेट, और अपने डोमेन को एक्सपेंड कीजिए ज़रा। हाँ, ये फॉरेस्ट जो है इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो आपने फॉरेस्ट एक्सपेंड किया, इसको सेलेक्ट कीजिए फॉरेस्ट jet.local को, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर दो, अभी जो सामने दिख रहा हो उसको, जो कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर दीजिए। आप अपने jet.local को वो कीजिए, हाँ जेड इसको डोमेन्स को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन्स को, ठीक है। z.local इसको एक्सपेंड कीजिए, एक बार एक्सपेंड करने का है क्या, कुछ नहीं है ना, हाँ। अब थोड़ा सा इसको, हाँ बस ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर में हमारा जो फॉरेस्ट है jet.local बेसिकली, उसके अंदर हम फॉरेस्ट है हमारा, तो अभी और भी डोमेन्स इसमें हो सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं ऑब्वियसली, फिलहाल के लिए एक ही डोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन्स के अंदर हमारा jet.local है, उसके अंदर आप देखेंगे गाइस डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, एक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। मत करो क्लिक अभी, जब मैं बोलूँ तब करना, अभी कुछ मत करो। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बन जाती है जब भी आप कोई डोमेन वगैरह डालते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपका ये डोमेन जैसे ही आप करते हैं तो आपका ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, आपके OUs भी दिख रहे हैं, OUs कौन कौन से हैं, माइक ऑन कर लो, करके रखो तुम यश। इसमें OUs कौन कौन से हैं यश तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन? डोमेन कंट्रोलर और इंडिया, डोमेन कंट्रोलर एंड इंडिया, बिल्कुल सही। तो ये हमारे OUs हैं, आप सबको पता होगा जिन्होंने अटेंड किया था पहले, कि OUs और कंटेनर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑब्वियसली। तो बुक वाली सिंबल वाली है तो OUs है, और ब्लैंक है तो वो कंटेनर्स हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो जाता है, कंटेनर्स जो होते हैं ना, उसमें आपके ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिंक्ड नहीं हो सकते, पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकते, बट OUs के अंदर हो सकते हैं, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंटेनर्स कैन नॉट हैव ग्रुप पॉलिसीज लिंक्ड, बट OUs कैन हैव, ठीक है ना। चलो दो हमारे OUs आ गए, ठीक है ना। अब मान लो कि हमें अगर मान लो एक ग्रुप पॉलिसी को लिंक करना है, मान लो, ठीक है, हमें एक किसी ग्रुप पॉलिसी को क्या करना है, लिंक करना है, मान लो इंडिया वाले कंटेनर से, ठीक है। तो ये कैसे होगा, राइट, इंडिया वाले कंटेनर पे तुम राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपका लिंक एन एग्जिस्टिंग
GPO पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करो। तो इसको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल ग्रुप पॉलिसीज होंगी वो आपकी आ जाएंगी। अभी हमारे पास कोई ग्रुप पॉलिसी है नहीं, ये डिफॉल्ट वाले ही हैं, हमने कोई ग्रुप पॉलिसी क्रिएट नहीं किया है, ये डिफॉल्ट वाले ग्रुप पॉलिसी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें एक ग्रुप पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे। सो वी विल फर्स्ट क्रिएट द ग्रुप पॉलिसी। तो अब इंडिया वाले पे फिर से क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड क्रिएट अ GPO इन दिस डोमेन, GPO इन दिस डोमेन, क्रिएट अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इन दिस डोमेन। इसका नाम GPO A रख देते हैं। ठीक है, GPO A स्पेस A दे दो। हाँ, इसका नाम वाले हमने GPO A रख दिया। ओके, ओके कर दो, ओके कर दो। तो हमने क्या किया, हमने एक GPO जो है वो क्रिएट कर दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा, GPO A। इंडिया को एक्सपेंड करो, इंडिया को एक्सपेंड करो इधर, तो आपको यहाँ पे अब दिखेगा GPO A। ठीक है, यू कैन सी दैट। ठीक है, ओके। नाउ अगर आप GPO A पे क्लिक करो, GPO A पे, हाँ ओके करो। ठीक है, ओके। नाउ हमने जो, अब देखो हमने जब GPO क्रिएट कर दिया तो अब क्या हुआ ना कि ये ऑटोमेटिकली आपके इंडिया वाले OU से लिंक हो जाता है। ठीक, ऑटोमेटिक ये लिंक हो जाता है क्योंकि आपने इंडिया के अंदर ये क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिक जो है वो लिंक हो गया है। ठीक है, अब जो है मान लो यहाँ पे इंडिया को जब आपने एक्सपेंड किया है, ठीक है, आपने इंडिया को एक्सपेंड किया है, तो हमारा एक GPO जो है हमारा वो बन चुका है, हमारा वो एक रेडी हो गया। अब आप इंडिया पे क्लिक करो, एक बार इंडिया पे क्लिक करो, इंडिया पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे जाओ ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस में, राइट साइड में, यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखेगी, दो चीजें बेसिकली दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, एक तो आपको GPO A दिखेगा, सेकेंड नंबर पे डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी दिखेगी। ठीक है, ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी दिख रही है क्योंकि ये लिंक है। इसको हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे राइट क्लिक करो एक बार। इसको थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए ना, इसको लिंक इनेबल्ड को हटा दो, लिंक इनेबल्ड को हटाओ। ठीक है, अब आप ऊपर रिफ्रेश कर दो, ऊपर 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 में रिफ्रेश का एक बटन होगा, इधर राइट में होगा ऊपर, ये क्रॉस के बगल ऐसे देखो ना, ऊपर ऊपर, अरे इधर इधर यार, लेफ्ट साइड में ही आइकन है ना, आइकन, इधर 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 आओ थोड़ा और, हाँ हाँ इधर इधर, अरे अरे भाई क्रॉस के राइट में दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ओनली GPO है, पहले वो वाला चीज़ जो है वो गायब हो गया है ना, चलो ये वाला ये गायब हो गया। Yes. हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक सिंपली क्या किया, हमने एक GPO क्रिएट किया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक GPO क्रिएट किया एंड उसका नाम रखा GPO A। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट लाइक एक और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करते हैं। तो आप jet.local पे जाओ, jet.local पे जाओ, राइट क्लिक करो एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करो। इसका नाम कुछ भी रख दो, US रख दो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, USA बन गया। अब USA पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, USA पे क्लिक करके उधर लेफ्ट साइड में, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब एक बार इंडिया में जाओ, इंडिया पे जाओ और लिंक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आपको GPO A मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो लिंक हो जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम लिंक हो जाती है। ओके राइट, अब जो है गाइस, अब क्या होता है ना, अब हम क्या करेंगे ना, अब इस ग्रुप पॉलिसी को, मान लो आप चाहते हो कि इस ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करना, ठीक है ना, तो आपके कोई भी यूजर्स या कंप्यूटर्स वो इन स्कोप होने चाहिए इस ग्रुप पॉलिसी के। ठीक है, तो आप ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करो, GPO A पे। ठीक है, ग्रुप इधर इधर लेफ्ट साइड में GPO A पे क्लिक करो, ओके करो। ठीक है, तो अगर आपने ओके किया होगा, तो यहाँ पे आपको स्कोप्स दिख रहे हैं, आपको ऊपर में स्कोप्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको स्कोप दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कोप जो क्या है, आपका z.local इंडिया, आपका जो बेसिकली OU है वही आपका स्कोप है। तो स्कोप क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे जो भी चीज़ इनहेरिट कर रही हो, या जो भी उसके अंदर में जो भी चीज़ें, वो सारी स्कोप के अंदर आती है। वट एवर यू वॉन्ट टू डिफाइन इन ए स्कोप, आप उसको स्कोप में डिफाइन करोगे। अब एक काम करो, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करो, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर जो आपने ओपन किया था उसको एक बार ओपन करो। ठीक है,
एंड z.local को एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया जो है ना, इंडिया, इसको एक्सपेंड करो, इंडिया को, इंडिया पे क्लिक करो, इसको रिफ्रेश कर दो, हाँ ठीक है। अगर इंडिया, अब यहाँ पे इंडिया में मान लो, इंडिया में जितने भी यहाँ पे अगर यूजर्स कोई हैं, जैसे डेस्कटॉप यूजर्स है, लैपटॉप यूजर्स है, जितने भी यूजर्स हैं, अगर ये तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट किया हुआ है, डेस्कटॉप यूजर्स के अंदर एक्चुअल कोई यूजर है क्या? देखो डेस्कटॉप यूजर्स पे क्लिक करके, कोई यूजर नहीं है, ठीक है ना। लैपटॉप यूजर्स के भी कोई अंदर नहीं। तो अब एक काम करते हैं, यूजर्स में जाते हैं, यूजर्स पे जाओ, नीचे जो यूजर्स है ना, यूजर्स, इसको एक्सपेंड करो। अब यहाँ पे कोई भी एक यूजर जो है ना, लाइक अगर इफ यू वांट टू कीप इन इंडिया, लाइक कोई भी एक यूजर ले लो, यश परवाल मान लो, इसको ड्रैग करके इंडिया पे डाल दो, इसको ड्रैग करो और इंडिया पे ले जाके छोड़ना, इंडिया पे, हाँ हाँ यस कर दो, ठीक है। अब इंडिया पे क्लिक करो। अब आप इंडिया में देखोगे कि देयर इज अ यश परवाल यूजर, ये एक यूजर हो गया जो इंडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका जो भी यश परवाल, जो भी आपका ग्रुप पॉलिसी आप डिफाइन करोगे ना, वो इस यूजर पे डिफाइन होगा। इस यूजर जो है, ये यूजर जो है उस पॉलिसी के अंदर आएगा, जो पॉलिसी डिफाइन होगी, पॉलिसी जो है अप्लाई होगी इस यूजर पे। या जो भी कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर भी है, आप उस कंप्यूटर को भी इसमें डाल सकते हो। अगर कोई कंप्यूटर है आपके लिस्ट में, जैसे आप कंप्यूटर्स पे जाओ, यश कंप्यूटर्स पे जाओ, कंप्यूटर्स पे क्लिक करो, तो अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर है, मान लो किटॉन, ठीक है, अभी करेंगे नहीं, बट अगर किटॉन को अगर मान लो तुम्हें इंडिया के ऊपर लाके ड्रैग करके इंडिया के अंदर डाल देते हो, तो ग्रुप में जो भी पॉलिसीज होंगी वो किटॉन पे भी एप्लीकेबल होगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ चलो, अब एक बार आ जाओ उसमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में, ठीक है। ओके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ गए, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने देखा ग्रुप, हमने एक जीपीओ ए बनाया एंड हमने उसको, उसमें एक यूजर, इंडिया वाले में एक यूजर डाल दिया, ठीक है ना, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, अगर ये चीज़ें ना, अगर आपको लाइक साइट लेवल पे भी करनी है, पॉलिसीज डिफाइन करनी है बेसिकली, तो आप साइट लेवल पे भी कर सकते हो, बट ये चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं साइट लेवल्स पे पॉलिसीज डिफाइन करना। माइक्रोसॉफ्ट के साइट से भी ऐसा होता है कि बहुत रेयर लोग यूज़ करते हैं। तो आप साइट्स वाले पे कर सकते हो, जैसे साइट्स यहाँ पे दे रखा है, उसको एक्सपेंड करो एक बार, कुछ नहीं होगा उसके अंदर शायद, साइट्स को एक्सपेंड करो, हाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग। राइट क्लिक करोगे इस पे, राइट क्लिक अगर करोगे साइट्स पे, तो यहाँ पे तुमको शो साइट्स पे ऑप्शंस पे जाओगे, तो यहाँ पे जितने भी साइट्स हैं, शो साइट्स, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेंगी, तो तुम्हें बेसिकली दिखेगा ना डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नहीं, वही जो डिफॉल्ट जो होती है उसमें वही दिखेंगी और कुछ नहीं। अगर तुमको इसको ऐड करना है तो सिलेक्ट करके ऐड कर दो, सिलेक्ट करके ओके कर दो, सिलेक्ट करके ओके कर दो, ठीक है। तो अब दैट्स इट। अब इस पे राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे अब तुम यहाँ से कर सकते हो, जैसे अब तुम इसको ना जीपीओ से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक ग्रुप पॉलिसी तुम्हारा बना हुआ है उससे कनेक्ट करके फिर वो पॉलिसी इस पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमारा जीपीओ ए बना हुआ है, तो अगर जीपीओ ए के जो भी, अगर हम इसको असाइन कर देते हैं, तो जीपीओ ए के जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स हो गई या किसी भी तरह की यूजर के लिए सेटिंग्स हो गई, कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर साइट पे आपका जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। जैसे साइट्स, कंप्यूटर्स और यूजर्स तीनों पे कर सकते हैं। हाँ तीनों पे भी कर सकते हैं, ज़्यादातर आपके कंप्यूटर्स एंड यूजर्स के लिए होता है। साइट्स के लिए देयर आर लाइक रेयर यूसेज होते हैं, इसलिए साइट्स का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इंडिया वाला आपने एक्सपेंड कर दिया आपने। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करो एक बार, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स नीचे जो है, हाँ। तो यहाँ पे जब ग्रुप पॉलिसी को आप एक्सपेंड करोगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपको एक जीपीओ ए का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है ना, जीपीओ ए आपको मिल गया यहाँ पे। अब बेसिकली अगर आपको इस ग्रुप पॉलिसी को एडिट करना है, या इस ग्रुप पॉलिसी को, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एडिट पे जाओगे, तो आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर जो है वो ओपन होके आ जाता है। ये बेसिकली उसी तरीके से जैसे आपका gpedit.msc खुलता था वैसे ही, इसके अंदर भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, दो तरीके से होती है, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेसिकली कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, उस समय एग्जीक्यूट होती हैं वो,
कॉन्फ़िगरेशन, इनका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है। और यूजर कॉन्फ़िगरेशन जो आप करोगे वो यूजर जब लॉगिन होगा उसके बाद वो डिफाइन होती है, उसका किसी कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इन पॉलिसीज का दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से परे हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, कंप्यूटर सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है हमारे यूजर सेटिंग्स। अगर आप देखना चाहते हो कोई सेटिंग्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ देखना चाहते हो, तो अगर जैसे मान लो लेट्स सपोज कंप्यूटर सेटिंग्स में आप एक काम करो, पॉलिसीज को एक्सपेंड कर लो। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखनी है किसी भी तरह की, पॉलिसीज को एक्सपेंड करो, पॉलिसीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स आ रहे हैं उसको भी एक्सपेंड करो, सिस्टम में जाओ, सिस्टम को एक्सपेंड कर लो। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो 2500 से भी ज़्यादा ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मान लो इसमें तुमको डिवाइस इंस्टॉलेशन का कुछ जैसे ऊपर में तुमको दिख रहा है डिवाइस इंस्टॉलेशन, डिवाइस, इसको एक्सपेंड करो। अब इसके अंदर तुम्हें अगर डिवाइस इंस्टॉलेशन रेस्ट्रिक्शंस को सेट करनी है, इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। इन सेटिंग्स को तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में है, सबसे लास्ट में क्या है, प्रिवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइस, ऐसी कोई सेटिंग है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल डबल क्लिक करो उस पर। तो जब भी ऐसी कोई सेटिंग्स तुम अप्लाई करोगे तो सिंपली पहले तो इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, उसके पहले ही, उसके बाद ही कोई काम करोगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ लिखा होता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। नहीं पढ़ोगे दिमाग इधर उधर होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कई बार, क्योंकि इसमें कई बार नेगेटिव में ज़्यादा लिखा होता है, जिसको कि तुम अगर इनेबल करोगे तो वो चीज़ होगी, डिसेबल करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो उल्टा थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवेबल डिवाइस, मतलब कोई भी रिमूवेबल डिवाइस को अगर इंस्टॉल करते हो बेसिकली, लाइक काइंड ऑफ यूएसबी आ गया आपका, फ्लैश ड्राइव्स हो गए जैसे, तो उनको ये प्रिवेंट करेगा। तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफॉल्ट होते हैं बेसिकली। तो अगर आपको इसको इनेबल करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द इनेबल एंड इट विल बी इनेबल। ठीक है, तो आपका ये इनेबल हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सेटिंग्स को इनेबल डिसेबल करके ग्रुप पॉलिसी एडिटर जो है आपके ग्रुप पॉलिसी जिसको कि आप बेसिकली लोकल कंप्यूटर में gpedit.msc से भी एक्सेस कर सकते हो, तो आप यहाँ से इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेटिंग्स कर सकते हो, इन कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हो। ठीक है ना, आराम से, बहुत ईजी होता है। तो ये जो आपकी थी, ये तो ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग्स वगैरह आपने देखी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप पॉलिसी का प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने का मतलब है ना, देखो किस तरीके से ये काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऑफ करो स्क्रीन शेयर तुम। ओके, मैं आपको एक बार ये चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, किस तरीके से ये काम करती है, ऑल्टरेशन कैसे हम कर सकते हैं बेसिकली। तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता था ना, देखो जैसे अगर हम बात करें ऑल्टरेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग कैसी होती है ग्रुप पॉलिसी की। अब देखो ग्रुप पॉलिसी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम मान लो डिफाइन हमने क्या कर दिया कि हमने लेवल्स पे, देखो अभी बता देता हूँ मैं। एक तो हमारा लोकल होता है, एक हमारा आता साइट, एक होता हमारा डोमेन लेवल पे, और एक हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे। अब इसमें दिक्कत यह आ जाती है कि मान लो कि लोकल लेवल पे एक कोई और ग्रुप पॉलिसी है, ओयू पे कुछ और ग्रुप पॉलिसी है, साइट पे कुछ और ग्रुप पॉलिसी है, एंड डोमेन पे कुछ और ग्रुप पॉलिसी सेटअप है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूं कि डोमेन लेवल पे लेट सपोज एक कोई एप्लीकेशन है, जैसे वन ड्राइव है जो बाय डिफॉल्ट आपकी आती है, मान लो वन ड्राइव है, इसका एक्सेस मैं ब्लॉक कर दूं मान लो, और ओयू लेवल पे इसका एक्सेस ग्रांट कर दूं, ठीक है, वन ड्राइव का। तो ये यहाँ पे कैसे काम करेगा, फिर ये फिर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्शन, इसमें आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्शंस। कॉन्फ्लिक्शंस क्या हो जाएगा, आपने डोमेन लेवल पे एक सर्विस को ब्लॉक कर दिया और एक सर्विस को आपने ओयू लेवल पे एक्सेस दे दिया। तो यहाँ पे आ जाती है बात ग्रुप पॉलिसी की प्रेसिडेंस लेवल की। प्रेसिडेंस, इसको हम प्रेसिडेंस लेवल बोलते हैं, प्रेसिडेंस लेवल। प्रेसिडेंस लेवल का मतलब कि हायरार्की, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो बेसिकली वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ये इस तरीके से चलता है। सबसे ऊपर जो है ये सबसे वीक होता है, उसके बाद ये, इसका ये, उसके बाद ये, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारा लोकल होता है, सॉरी सबसे ज्यादा वीक हमारा लोकल होता है, उसके बाद साइट्स होती है उससे स्ट्रांग, उसका डोमेन होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉलिसी जो है वो
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का माना जाता है। यानी कि डोमेन का कोई अगर ग्रुप पॉलिसी है उसको ओवरकम करके, ओवरलैप करके ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है इसकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो प्रिवेल करेगी एंड वही जो है प्रेसिडेंस लेवल में हमारी ऊपर की तरफ होगी और ऊपर होगी कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। नाउ मान लो अब जो ये प्रीसीडिंग लेवल है, ठीक है ना, अब प्रीसीडिंग मान लो कि इसको अगर हम देखते हैं थोड़ी देर में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रीसीडिंग लेवल को बेसिकली ऑल्टर करने का हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों का यूज करके हम इन प्रीसीडिंग लेवल को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका होता है उसको हम ब्लॉक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इन्फोर्स्ड का, इन्फोर्स करके भी हम प्रीसीडिंग लेवल को ऑल्टर कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो सिक्योरिटी फिल्टरिंग का होता है, सिक्योरिटी फिल्टरिंग करके भी हम प्रीसीडिंग लेवल को ऑल्टर कर सकते हैं। चौथा जो होता है वो WMI फिल्टरिंग का होता है, जिसका यूज करके हम इसको फिल्टर आउट कर प्रीसीडिंग को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम एक बार एक काम करते हैं, एक बार हम इसका छोटा सा एक डेमो भी देख लेते हैं। तो यस, एक बार शेयर कर लो स्क्रीन, एक बार आपको डेमो दिखाते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी यस, अब करो एक बार, नाउ शेयर द स्क्रीन। ओके, तो आप अपना सर्वर मैनेजर ओपन कीजिए। जी सर। ठीक है, ठीक है, आप अपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को ओपन कीजिए। आपका ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इसको हाँ इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, इसको भी वो कर दो, हाँ ठीक है ठीक है। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे एक बार, हमने इंडिया के अंदर क्या बनाया हुआ है, इंडिया के अंदर आ जाओ एक बार, इंडिया को एक्सपेंड करना है यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे GPU बनाया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू गाइज, हम एक बार क्या करेंगे, इसको GPU A जो है ना, इसको एक बार GPU A जो है इसको एक बार डिलीट करो, इसको एक बार डिलीट करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक काम करो, हमारा जो इंडिया वाला है ना, इंडिया वाला, ठीक है, अरे ठीक है, एक बार इंडिया पे एक बार नहीं, ठीक है, बनाओ इंडिया पे बनाओ, एक बार राइट उस पे करो, jet.local पे बनाओ, एक बार डोमेन लेवल पे बनाते हैं। पहले हम डोमेन लेवल पे बनाते हैं, डोमेन लेवल पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो क्रिएट अ GPU, क्रिएट करो एक बार एंड इसका नाम GPU A दे दो। एक बार हम क्या बना रही है, डोमेन लेवल पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, डोमेन GPU A कर दिया हमने, ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा नीचे इसमें आओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आओ, इसको कैंसिल करके ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आओ, यहाँ पे इसको डिलीट मारो एक बार, GPU A को, क्या कर रहे हो, GPU A को डिलीट मारो। ठीक है, अब jet.local पे एक बार फिर से क्रिएट करो, थोड़ा इसको क्लियर से समझते हैं, GPU A बनाओ। ठीक है, तो ये आपका मान लो GPU A आपका बन गया। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, व्हाट विल डू, हम इस पे राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं, एक कोई सर्विस को हम इनेबल करते हैं, यहाँ पे एडिट करो इसको। ठीक है, एडिट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओ, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में वापस से जाओ, अरे इधर ठीक है, जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में चलेगा। अब यहाँ पे विंडोज़ कंपोनेंट्स को ओपन करो, विंडोज़ कंपोनेंट्स को ओपन करो, इसमें आपको देखो वन ड्राइव है, कहीं पे वन ड्राइव दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है तो दिखना ही चाहिए, वन ड्राइव O में आएगा, हाँ वन ड्राइव, इस पर क्लिक करो। ठीक है, डबल क्लिक करो अब, हाँ ठीक है, इसको मैक्सिमाइज थोड़ा करो। अब यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास एक सर्विस है, प्रिवेंट द यूसेज ऑफ वन ड्राइव फॉर फाइल स्टोरेज, यहाँ पे एक आपकी सेटिंग्स है, इसको हम ना क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं, मतलब किसी भी तरह का एक्सेस जो है वन ड्राइव का ये प्रिवेंट करेगा, तो इसको हम इनेबल कर देते हैं, हमारा GPU A इनेबल करके ओके करो, दैट्स इट, इसको क्लोज कर सकते हो तुम। ठीक है, क्लोज, हाँ ठीक है। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी अनलिंक्ड है ना, अनलिंक्ड है ना, ठीक है, राइट क्लिक करो, हाँ अनलिंक्ड है, ठीक है। अब एक काम करो, मेटाक्स सॉरी तुम्हारा कौन सा है, jet.local, उस पे जाओ,
क्लिक करो बस, नहीं क्लिक करना है बस, ओनली क्लिक करना है और वहाँ पे जाओ लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी। तो इसमें जाओगे गाइस तो इसमें तुमको दिखेगा क्या, GPO A, ठीक है। यहाँ पे तुमको GPO A यहाँ पे दिख रहा है, लिंक नहीं है, लिंक वाला फिर से आ गया क्या, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे राइट क्लिक करके इधर वाले पे देखो तो लिंक वाला हटाओ, अरे इधर 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 इधर, चलो कोई बात नहीं लिंक हटाओ, नहीं हाँ है ठीक है सर। ठीक है हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है GPO A जो है हमारा वो आ चुका है, हालांकि वैसे देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो हमारा USA वाला ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उस पर राइट क्लिक करो, क्या हुआ, ओके लीव कैसे हो गया था, हेलो हेलो मेरा, मैं खुद लीव हो गया था, अरे यार आपको, मैं खुद लीव हो गया था, मैं कैसे लीव हो गया था यार, अच्छा आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है, ये सर हमारी हाँ ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, तुम US वाले पे क्लिक करो, US पे क्लिक करो बस ओनली, और यहाँ पे जाओ लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, कुछ एंड नहीं यहाँ है। पे अब ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस में जाओ, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस बगल में, Inheritance. यहाँ पे तुमको दिख जाएगा GPO A, ठीक है, क्योंकि हमने एक GPO A क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो भी सेटिंग्स अप्लाइड होगी GPO A पे वो आपके इंडिया और US दोनों पे अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि आपका डोमेन लेवल पे आपने GPO बनाया है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और आपके डोमेन के अंदर में आपका इंडिया और USA ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है, तो ये दोनों पे अप्लाई हो रही है। नाउ अब आपको GPO का सेटिंग्स अगर आपको देखना है, लाइक GPO के सेटिंग्स अगर आपको देखनी है कौन कौन सेटिंग्स है क्या है, तो आपको सिंपली GPO A पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा राइट में। बेसिकली HTML फाइल जनरेट करता है, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो ये एरर आती है, क्लोज कर दीजिए इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको सारी जनरल सेटिंग्स दिख जाएंगी, नीचे आ जाओ आप एक बार, नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको एक पॉलिसी दिखेगी, देखो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर में, प्रिवेंट द यूसेज ऑफ वन ड्राइव फॉर फाइल स्टोरेज, ये आपका इनेबल्ड है, बस एक ही सेटिंग ये आपको दिखेगी जो कि आपका यहाँ पे इनेबल्ड है, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग दिखती है। अब क्या करते हैं, हम एक और GPO बनाते हैं, इस बार USA वाले के लिए बनाते हैं, इस बार हम USA के लिए बनाते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ GPO एंड इसका नाम GPO B दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम कन्फ्लिक्शन ऐड करते हैं, कन्फ्लिक्शन क्या करते हैं, GPO B को एडिट करते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर खोलते हैं, राइट क्लिक करके एडिट करो, क्या कर रही है, क्लोज करो इसको, राइट क्लिक करो, एडिट करो, हाँ सेम लोकेशन पे हमें जाना है, सेम लोकेशन जो पहले गए थे, वन ड्राइव वाली पॉलिसीज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर, विंडोज कंपोनेंट के अंदर, विंडोज कंपोनेंट में गए थे ना भाई, ये सर्व सिस्टम क्यों खोल लिया, विंडोज कंपोनेंट में गए थे शायद, कुछ जाओ, हाँ इसमें वन ड्राइव देखो कहाँ है, वन ड्राइव में गए, इधर आ रहा है प्रिवेंट यूसेज, इस पर डबल क्लिक करो। अब इसमें ना डिसेबल कर देते हैं, अब हम क्या करते हैं इसमें डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल करो, अप्लाई करो, ठीक है, इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। अब GPO B पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, GPO B पे क्लिक है, सेटिंग्स पे आ जाओ, रिफ्रेश कर लो एक बार, हाँ सेटिंग्स पे आ जाओ। अब नीचे आओ, इसमें एक सेटिंग्स होगी जिसमें कि हम डिसेबल कर दिए, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है कि डोमेन पॉलिसी क्या बोल रहा है आपका, कि आपका वन ड्राइव का जो यूसेज है, वन ड्राइव का बेसिकली जो यूसेज है फॉर स्टोरेज, वो आपका इनेबल्ड है, ठीक है। लेकिन GPO B जो आपका बोल रहा है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर में, याद है, ठीक है, आपका GPO A डोमेन लेवल पे है, याद रखिएगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आपका GPO B जो बना है ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे बना है, और GPO A जो है डोमेन लेवल पे बना है, पता है ना आपको, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। बाकी लोग बताइए, एवरीवन गेटिंग यहाँ पे कि आपका GPO A बना है वो डोमेन लेवल पे है, और GPO B जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर में बना है। तो किसकी ग्रुप पॉलिसी जो है ऊपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने देखा था GPO B, किसका, GPO B है ना, OU वाले का, राइट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का हमारा प्रेसिडेंस ऊपर रहना चाहिए, वही उसको डोमिनेट करना चाहिए, है ना, राइट, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब एक काम करो, एक बार इसको क्लोज करो, सॉरी क्लोज नहीं करो, एक बार यूएस पे जाओ, यूएस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस पे जाओ, चले गए? तुमको अब दिख रहा है यहाँ पे सामने क्लियर? ये भी प्रेसिडेंस 1 में कौन सा है? फर्स्ट जीपीओ बी है हमारा, यस सर और 2 में कौन चला गया? जीपीओ ए चला गया। सीपीयू है जबकि हमने जीपीओ पहले क्रिएट किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रेसिडेंस लेवल हमने जैसा देखा, पहले सबसे वीक लोकल होगा हमारा, उसके बाद हमारी फिर जो भी आने वाली है साइट्स, डोमेन एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर जो जीपीओ बनता है, आपका ग्रुप पॉलिसी बनती है, वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की ही बनती है। दैट्स इट, यही हमारा मेन मोटिव था इसको समझने का। तो इसको प्रैक्टिकली तुम लोगों को समझ में आ गया ना? भले थ्योरेटिकली ना समझ में आया हो थोड़ा, या मिस किया हो, या मैं समझा ना पाया हूँ, बट प्रैक्टिकली तुमको अब समझ में आ गया होगा शायद कि हमारा यहाँ पे मेरा मेन मोटिव क्या था आपको समझाने का, कि हमने क्या किया, बनाया एक जीपीओ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर बनाया और एक डोमेन लेवल पे बनाया, जीपीओ ए। तो हमारा जो डोमेन लेवल वाला है, वो उसमें जो हम पॉलिसी सेट करेंगे उसको ओवरकम कर देगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाला। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिसी सेट किया है ए में कि वो इनेबल्ड होगा, यानी कि फाइल स्टोरेज नहीं कर पाएगा, इनेबल्ड होगा, और इसमें डिसेबल है, तो डिसेबल वाला ही पहले प्रेसिडेंस होगा, बाकी इनेबल वाला उसके बाद में ही प्रेसिडेंस करेगा। यानी कि जीपीओ बी जो है वो टेक ओवर कर लेगा प्रेसिडेंस को ओवर द डोमेन लेवल, जो हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक रेसिस्टेंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का यूज भी कर सकते हैं मेनली, और भी बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप मान लो इन्फोर्स कर देते हो ना, किसी आप मान लेट सपोज यू आर इन्फोर्सिंग, तो क्या होता है, इन्फोर्स्ड जो होता है तो वो पूरे के पूरे एक तरह से यूनिवर्सली इन्फोर्स्ड हो जाता है, एंड वो सबसे ज़्यादा जो है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, वो सबसे ज़्यादा आपका जो है वो काम करता है वहाँ पे, एंड बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आपकी काम आती है, जो भी चीज़ होती है। जैसे मान लो आपका जीपीओ बी है, ठीक है, तो अभी ये जीपीओ बी आपका फर्स्ट प्रेसिडेंस पे है, लेकिन आपका अगर हम जीपीओ ए जो है, अगर हम उसको लेट सपोज इन्फोर्स कर देते हैं, तो राइट क्लिक करना होता है तुम्हें जीपीओ ए पे, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके इन्फोर्स का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही तुम इसको इन्फोर्स करोगे, करो, इन्फोर्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, रुक जाओ एक मिनट, तुम्हें दिखेगा जीपीओ ए के बगल में एक पैडलॉक साइन आ गया, एक लॉक का सिंबल आ जाता है, इसका मतलब ये इन्फोर्स्ड हो गया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, इसको रिफ्रेश कर दो एक बार, रिफ्रेश करोगे तो तुम देखोगे ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस में कि तुम्हारा जीपीओ ए जो है वो पहले आ चुका है, टॉप पे आ चुका है, प्रेसिडेंस लेवल 1 हो चुका है उसका, और जीपीओ बी वापस सेकंड पे चला। इवन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का ग्रुप पॉलिसी जो होता है प्रेसिडेंस लेवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ऊपर रहेगा, वो हमेशा डोमिनेट करेगा, बट नॉट इन केस ऑफ इन्फोर्स कर। अगर आप इन्फोर्स कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपका वही ग्लोबल हो जाएगा एंड वही चारों तरफ प्रिवेल करेगा। बस ये चीज़ें आपको समझानी थी, ये चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि क्या सर अगर हम बी को भी इन्फोर्स कर दे, तो अगर हम जीपीओ बी को भी इन्फोर्स कर दे तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी वही होगा। अब जीपीओ बी को इन्फोर्स करो, सेम ही रहेगा, जीपीओ बी को इन्फोर्स करो, ठीक है, आप बी को इन्फोर्स भी करोगे, इसको रिफ्रेश भी कर लो, तो भी आपका जीपीओ ए ही ऊपर होगा। आपका जो आपने जो पहले इन्फोर्स किया हुआ है ना, जब पहले, क्योंकि पहले वाला जो था ना वो इन्फोर्स हो गया, आपका ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है, तो अब उसको कोई हटा नहीं सकता भाई, सीधी सीधी बात है, वो ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है, तो आप उसको हटा नहीं सकते हो। भले दूसरा आपने कर दिया, लेकिन आपका पहले वाला जो आपने इन्फो वो हटाया नहीं है, तो उसका जगह उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है, तो आपका जो है वो जीपीओ ए ही इन्फोर्स रहेगा। ठीक है, जीपीओ बी से इन्फोर्स हटा दो, ठीक है, ठीक है। अब मान लो आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करते हो। अब ब्लॉक इनहेरिटेंस में क्या हो जाता है, देखो डिफरेंस समझो। ब्लॉक इनहेरिटेंस में अगर मान लो जीपीओ बी को आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करते हो, जैसे जीपीओ बी पे राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपको यूएसए पे एक बार करो, एक बार यूएसए पे राइट क्लिक करना। हाँ, अब इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो, क्लिक किया, रुक जाओ, हाँ Yes. हाँ, अब रिफ्रेश करो, ठीक है। अब ठीक है, इन्फोर्स्ड हटा दो, इसको इन्फोर्स्ड को हटा दो, जीपीओ से इन्फोर्स्ड को हटा दो, ठीक है, रिफ्रेश कर दो एक बार,
ठीक है। हाँ, इन्फोर्स था इसलिए वो हट नहीं रहा था। अगर नॉर्मल केस में जब ब्लॉक इनहेरिटेंस तुम करते हो ना, जैसे जो भी तुम्हारा ओयू है उस पर अगर तुम ब्लॉक इनहेरिटेंस लगाते हो, ओयू लेवल पे ही लगेगा आपका, तो उसके अंदर जो भी आपके जीपीयूज क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो ही सिर्फ प्रिवेल करेंगे। बाकी जो जीपीयू है ना वो आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब उसकी कोई प्रेसिडेंस लेवल होगी ही नहीं, वो अभी भी टिका हुआ अभी है। वो ऐसा नहीं जीपीयू ये गायब हो गया, जीपीयू इज देयर, इज स्टिल देयर, बट इट इज आउट फ्रॉम द प्रेसिडेंस लेवल, ये बाहर है प्रेसिडेंस लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका जीपीयू बी ही प्रिवेल करेगा हर तरफ, वही सुप्रीम है, वही यूनिवर्सल लेवल पे काम करेगा, उसी के अंदर की पॉलिसी जो है आपके यूजर्स कंप्यूटर्स ग्रुप्स जो भी डिफाइन आपने किया उसके अंदर में वहाँ पे वो काम करने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपका बेसिकली क्या बोलते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस जो है, हाँ ब्लॉक इनहेरिटेंस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत तरह की चीज़ें, इसमें बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा डीप, यही कॉम्प्लेक्सिटी है और कुछ भी नहीं है, यही एक कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं अच्छा राइट क्लिक करो जीपीओ ए पे, एक चीज़ तुमको ध्यान में देना होगा, जीपीओ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे तुमको ब्लॉक इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, कहीं ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आपका ओयू लेवल पे आप ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा सकते हो, मतलब इनहेरिट करता है वो पूरे ब्लॉक को। तो अगर आपका ये जीपीओ इंडिया के अंदर होता, फिर आप इंडिया को ब्लॉक इनहेरिट करके फिर आप कंपेयर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बाहर है, आपका डोमेन लेवल पे है। अच्छा, आप डोमेन को एक बार राइट क्लिक करो, jet.local डोमेन पे करो राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो ब्लॉक इनहेरिटेंस आ रहा है ऑप्शन, तो अब इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस करो, इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, ठीक है, ब्लॉक रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे फिर भी आपके पास रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस में जीपीओ बी, सेम कंसेप्ट, हाँ सेम कंसेप्ट दैट ऑफ द लाइक इनफोर्स्ड वाला, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ओयू को ऑलरेडी आपने इनहेरिटेंस दे रखा है ब्लॉक इनहेरिटेंस, तो आप अब दूसरे दे रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ओयू इज ऑलरेडी एट अ हायर प्रेसिडेंस लेवल देन द डोमेन लेवल, सो ऑब्वियसली वो वैसे भी नहीं काम करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो बेकार है, तो उसको हटा दो, एक बार ब्लॉक इनहेरिटेंस से हटा दो। जीपीओ ए को पहले करेगा, हाँ कर दो करके देखो, यही तो है एक्टिव डायरेक्टरी, करके देखो। जीपीओ ए तो पहले बात होगा नहीं, सीधा jet.local को करोगे, जीपीओ को कैसे कर लोगे भाई। हाँ, इसको ब्लॉक इंडेक्स कर दिया, पहले ब्लॉक हाँ ये तो ऑलरेडी था ना, हाँ इसको हटा दिया। हाँ अब इसको रिफ्रेश करो, अब हाँ अब इसको कर लो सेम है, कर लो, रिफ्रेश करो, देख अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताया अभी, जो ओयू है क्योंकि उसकी प्रेजेंस ज्यादा है, ओयू है, हाँ क्योंकि अगर आप सेम लेवल पे करते हो तो आपने जिसको पहले किया है वही इनहेरिट करेगा, वही इन्फोर्स होगा। लेकिन अगर आपने लेवल चेंज कर दिया, आप डोमेन और ओयू के अंदर करो, पहले हमने क्या किया ओयू के अंदर किया सेम, अगर डोमेन के अंदर और ओयू के अंदर कंपैरिजन करोगे तो जो पहले आएगा, जो हायर अथॉरिटी गेन करता है वो भाई वहां पे प्रिवेल करेगा। तो हमारा ओयू प्रिवेल करता है तो ओयू का यहाँ पे प्रिवेल करेगा, चाहे आप किसी को भी करो, ठीक है। ये चीज होती है। नेक्स्ट एक चीज और है कि आप जो क्या कर सकते हो गाइस कि आप चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, सिक्योरिटी फिल्टरिंग का भी कर सकते हो। लाइक अगर आप लाइक सिक्योरिटी फिल्टरिंग के थ्रू भी आप जो है ना स्कोप वगैरह डिफाइन करके लाइक ग्रुप्स वगैरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक काम करते हैं, उस पे जाओ, जीपीओ बी पे जाओ, एक बार क्लिक करो, ओके क्लोज करो, स्कोप पे जाओ। यहाँ पे आप स्कोप डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे जब आप किसी भी ग्रुप पॉलिसी जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो आप यहाँ पे स्कोप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। स्कोप में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे नीचे देख रहे होगे ना ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, सिक्योरिटी फिल्टरिंग के अंदर में, स्कोप के अंदर आप सिक्योरिटी फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप अगर चाहते हो कि ये जो स्कोप है ग्रुप पॉलिसी का, जो पॉलिसीज हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को या यूजर्स ग्रुप्स को ही सिर्फ डिफाइन हो, तो आप यहाँ से वो सिक्योरिटी फिल्टरिंग से लगा सकते हो। ये मैक फिल्टरिंग की तरह ही एक तरह से सिक्योरिटी फिल्टरिंग में लगा सकते हो। जब अभी क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पे ही ये सारे पॉलिसीज हमारे लागू होंगे। अब मान लो मुझे कोई और यूजर डालना है, तो ऐड पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करके अब यहाँ पे आप एडवांस पे चले जाओ, एडवांस पे जाओ ना, हाँ यहाँ पे आप फाइंड नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे यूजर्स ग्रुप्स हैं, यहाँ पे लिस्ट में जो भी चीजें वो सारी आ जाएंगी। अब इसमें से किसी भी यूजर ग्रुप को आप चाहो, मान लो डिफाइन करना चाहते हो, वहां पे लाना चाहते हो, लाइक ऊपर में जैसे किसी भी तरह का कोई ग्रुप हो, कैटेगरी हो, आप लाना चाहते हो तो यू कैन डू। जैसे मान लो मैं
कोई भी लाओ ना, ऊपर ऊपर जाओ। किसी भी तरह का वो लेके आ जाओ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, मान लो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही लाना चाहते हैं, और क्या, एडमिनिस्ट्रेटर को ही, या एडमिन, नीचे आओ, नीचे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, इसको लाना चाहते हो मान लो, ठीक है, या तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर को होता है, नीचे आओ, नीचे दूसरा आओ, दूसरा देख लेते हैं, नीचे आओ ना, स्क्रॉल करके, हाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, धीरे धीरे आओ, हाँ कोई सा भी ले लो यार, डीएनएस एडमिन्स को भी ले सकते हो, सिर्फ डीएनएस एडमिन जो होंगे, डीएनएस, हाँ ठीक है, डीएनएस एडमिन्स ले लो या डोमेन कंप्यूटर्स ले लो, डोमेन कंप्यूटर्स, हाँ हाँ ओके कर दो, हाँ ठीक है, अब ये डोमेन कंप्यूटर्स ओके करो। हाँ बेसिकली अब जितने भी अब देखो, जो डोमेन कंप्यूटर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स है उसको तुम डिलीट कर सकते हो, ठीक है, उसको क्लिक करोगे, उसको तुम रिमूव कर दोगे, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे सिर्फ डोमेन कंप्यूटर्स। व्हाट इट मीन्स कि आपका जो डोमेन कंप्यूटर्स है ना, सिर्फ जो डोमेन में आपके कंप्यूटर्स है, बस उसी पे ये जीपीयू भी एप्लीकेबल होगा, इसकी पॉलिसीज एप्लीकेबल होगी, और किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इवन इन अ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, दैट्स इट। तो ये इस तरीके से आप पॉलिसीज सेट कर सकते हो, वट एवर पॉलिसी यू वांट टू सेट फॉर अ ग्रुप, फॉर अ यूजर्स ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इन अ डोमेन लेवल, इन अ साइट लेवल, जो भी करना चाहो ये कर सकते हो। ये एक बेनिफिट होता है ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट का, ग्रुप पॉलिसीज सेट करने का, एंड इससे आप बहुत तरह की चीज़ें आप जो है आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था एक तरह से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का। अगर आप बात करते हैं कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का, इसको एक बार स्क्रीन शेयर तो बंद करो तुम अपना। अब अगर बात करते हैं कि क्या सर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में इतना ही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में बहुत कुछ है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। बट वही है कि हमारा एक लिमिटेड स्कोप था इस डीसीएस प्रोग्राम के अंदर में। अगर हम सारे स्कोप्स की बात करने लगे तो बिलीव मी इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 मंथ की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी को थोड़ा मतलब पढ़ने का, फिर भी वो उतना शायद कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में तुम जितना पढ़ोगे ना यार, वो तुमको कॉम्प्लेक्सन लगता जाएगा और लगेगा कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसलिए इसको इतना घुसाया हुआ है ओएससीपी जैसे एग्जामिनेशन में, और सबसे ज़्यादा माथा खराब करता है ये एक्टिव डायरेक्टरी ही किसी के भी ओएससीपी एग्जामिनेशन में स्पेशली। एंड लकी ने एकदम सही बोला था आपको, क्योंकि मैंने जितने भी ओएससीपी इवन कंटेंडर जो होते हैं, जो एग्जाम देते हैं बेसिकली, उनसे भी अगर बात की हुई है तो उनको सबसे ज़्यादा वो एक्टिव डायरेक्टरी ही लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा विंडोज़ साइड आ जाता है, और बहुत लोग विंडोज़ से फैमिलियर ज़्यादा होते नहीं है इतना घुस के, अचानक से विंडोज़ नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आ जाती है और दिमाग उनका ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, अब देखो अभी मोहित अभी अगर मोहित को बोला जाए इसको डीप पढ़ने का, तो मोहित तो पूरा लिनक्स की तरफ शिफ्टेड है, अब उसको तो वो मतलब थोड़ा वो अंदर ही अंदर गाली देगा विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी को कि इतना कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों फालतू में, बिना मतलब का। दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्चुअल में आपको मतलब समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अच्छे से टाइम दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और समझ में एक बार आ गया ना तो एक्टिव डायरेक्टरी से ईजी कुछ भी नहीं है, इतना एकदम लिख के रख लो, आपको समझ में आता जाएगा। बहुत लगेगा अरे यार ये तो मैनेजमेंट कर रहा है और कुछ तो है ही सब नहीं। कुछ इजी लगने लगेगा सर, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, क्या? सब कुछ इजी लगेगा फिर तो सर। हाँ, क्योंकि वो मैनेजमेंट है यार और कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट को इतना बड़ा बना दिया ना। अब थोड़ा सा अंदर जाओगे, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव चीज़ें आ जाएंगी, थोड़ी चीज़ें घुस जाओगे ओएससीपी लेवल पे, और थोड़ा सिक्योरिटी उसमें आ जाएगा तो थोड़ा माथा और ख़राब हो जाएगा। और वही चीज़ है, जब आप लैब्स वगैरह सॉल्व करोगे तो वहाँ पे माथा थोड़े ख़राब करेंगे, क्योंकि इतना लेवल हो जाएगा ना, हायरार्की इतनी हो जाती है कि आप सोचो, ये वही वाली बात हो जाए, रीजनिंग में होते हैं ना, इसके चाचा की बेटी का, मामा का, फूफा का लड़का क्या लगेगा, वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से, ठीक है। देखो हाँ, यही चीज़ें होती है, जैसे आपको ऐसी रीजनिंग में बड़ा प्रॉब्लम्स आती है, मामा की, फूफा के लड़की के बेटा का, दामाद का, चाचा नाती, ये सब कैसे लगेगा, क्या होगा, कौन होगा, तो ये चीज़ें मैंने आज तक नहीं सॉल्व कर पाया, ये चीज़ मेरे को नहीं पता चला है आज तक, ये वाली रीजनिंग। तो वैसे ही कुछ एक्टिव डायरेक्टरी आपका है, ठीक है। ये सिक्योरिटी रोल मैनेजमेंट का वीडियो देखा था वाईटी पे, कैसा लगा था यश? अगर देखा था तो बताओ जरा, एक्सपीरियंस बताओ भाई, कैसा लगा था? सर उसमें ये था कि है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योरिटी रोल मैनेजमेंट, तो क्या उसने एक तो जनरल में बताया था कि इस यूजर को ये वाली परमिशन देनी है, इस यूजर को जैसे थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होंगे कंपनी में, तो उनको किस क्या क्या परमिशन दोगे तो बहुत सारा झोलझाल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया था कि फिर ऐसे ग्रुप्स डिवाइड कर दो, मतलब उनके रोल डिसाइड कर दो, ये वाले पर्टिकुलर यूजर्स इस ग्रुप में आते हैं, ये वाले पर्टिकुलर यूजर्स इस ग्रुप में आते हैं, देन उन ग्रुप्स को पर्टिकुलर परमिशन असाइन करो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ उसमें भी सर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। हाँ,
मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे सेम वही चीज़ें होती है, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि एक लाइकवाइज नंबर ऑफ ग्रुप्स कंप्यूटर्स यूजर्स, इनका एक अलग ग्रुप बनाओ, लाइकवाइज का एक दूसरे का फिर अलग बनाओ, ऐसे बनाओ और उसके अकॉर्डिंग उनको पॉलिसी सेट करते रहो, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। अब ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप में एक यूज़र है, आप चाहते हो उस यूज़र को एक परमिशन देना, मान लो उस परमिशन दे दिया आपने, क्या ये यूज़र रीड राइट एंड डिलीट कर सकता है। अब मैं चाहता हूं कि सेम में अगर कोई एक ऐसा यूजर है जिसको मैं रीड राइट का तो दूं, डिलीट का ना दूं, तो वो आप कस्टम वाले कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने एक बार, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, कस्टम वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा तो वहां पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई रीड एंड राइट का देंगे, डिलीट का नहीं देंगे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल कंफ्यूजिंग थिंग्स, बट स्टिल हमने क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इंट्रोड्यूस हमने किया उसको, सब कुछ देखा, सब चीज़ समझी, चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ वही चीज़ है। बाकी देखो यार, मैं सीधा सीधा बात रहा हूँ, OSCP जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ही इसका यूज़ आता है, ठीक है। अब भैया जब OSCP जो एग्ज़ाम क्रैक करता है ना, वो विंडोज़ सिस्टम एडमिन नहीं बनता है जाके, मैं तो इतना ही जानता हूँ। जो OSCP क्रैक करेगा वो सिस्टम एडमिन, विंडोज़ सिस्टम एडमिन तो स्पेशली नहीं ही बनेगा। वो ज़्यादातर काम फिर भी लिनक्स में ही करता है, और VAPT हो गई या मतलब या VA हो गया या PT हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ों में ही करेगा, ऐसी चीज़ों में अपनी करियर को देखता है आगे चल के। और भी चीज़ें जो होती है SOC वगैरह, जो SOC तो खैर आ ही जाता है उसमें, लेकिन फिर भी ठीक है। बट वो सिर्फ प्रॉपर विंडोज़ एडमिन फिर भी पता नहीं क्यों पूछते हैं इतना ज़्यादा डीप घुसा घुसा के। ठीक है, मे बी कंसेप्ट को देखते होंगे या वट दिमाग को देखते होंगे। चलिए बस अगेन सेइंग, बहुत कुछ एक्टिव डायरेक्टरी में, बट वी विल स्टिक टू दिस ओनली एंड विल फिनिश एट दिस ओनली। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा और भी कुछ जानकारी लेनी होगी तो देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। आप उन रिसोर्सेज को करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, अच्छी खासी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट गाइज फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर दिस DCS प्रोग्राम। स्पेशली जो लोग अभी तक हैं